वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम राजनीति विज्ञान अर्थात राजनीति शास्त्र या जिसको आप पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं अंग्रेजी में, उससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे आप लिखित टाइप के प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो कि बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो के माध्यम से पॉलिटिकल साइंस के उस पहलू पर हम चर्चा करेंगे जिसका नाम है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, अर्थात भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। ये आपके पेपर का नाम है जब आप बीए थर्ड सेमेस्टर में जाते हैं। नेशनल जो एक प्रकार से नवीन एजुकेशन पॉलिसी आपकी आई है एनईपी 2020 में, उसके अकॉर्डिंग जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है उसके तहत जो परीक्षाएं आपकी हो रही हैं अब सेमेस्टर टाइप की हो रही हैं। तो आप जब थर्ड सेमेस्टर में पहुंचते हैं तो आपको पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया पढ़ना होता है, यानी कि भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। तो आइए देखते हैं यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। एक मॉडल पेपर इससे पहले ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, उसको आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। बाकी यहाँ इसका दूसरा मॉडल पेपर है और एक मॉडल पेपर अगर आप कहेंगे तो मैं और दे दूंगा इसका, ठीक है। तृतीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स पर इसमें चर्चा की गई है। आपके परीक्षा में यही प्रश्न आने वाले, एकदम से ध्यान रख लीजिएगा। एजुकेशन का पेपर हुआ था, मैंने आपको पहले से मॉडल पेपर दिया था। इसके अलावा हिंदी का हुआ, उसमें भी मैंने आपकी मदद करी। इसके अलावा और भी जो सब्जेक्ट के पेपर आपके होंगे सभी के साथ मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा, ना मिला तो बता दीजिएगा। मैं आपके साथ हमेशा मिलूंगा। शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ हमेशा आपसे एक कदम आगे बढ़ करके आपके क्वेश्चन पेपर में क्या आने वाला है इसको वहां से निकाल करके आपको दिखाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। तो एक प्रकार से हूबहू आप देखते हैं मॉडल पेपर से हमारे क्वेश्चन पेपर फंस जा रहे हैं। तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि हमारा भी हौसला बुलंद हो और भी अच्छे तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करें। देखिए, बीए तृतीय वर्ष की बात की जाए, मतलब बीए तृतीय सेमेस्टर राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस, भारत में राजनीतिक प्रक्रिया यानी पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, न्यू मॉडल पेपर है 2023 की परीक्षाओं के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इसके उत्तर को बताने का प्रयास करेंगे। आपका पेपर जो है 3 खंडों में बटा हुआ होगा, खंड आ, बा और सा। खंड आ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं जिनकी बात की तो जिनको आप कितने शब्दों में करना होता है, जिनको आपको 50 शब्दों में करना होता है। 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, सारे के सारे 10 प्रश्न के उत्तर आपको देने होते हैं यहाँ पर, ठीक है। चले पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है अति लघु उत्तरीय का। देखें, लोकतंत्र किसे कहते हैं भाई? लोकतंत्र के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखा है चैप्टर नंबर 1 में। लोकतंत्र और लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया पूरी मैंने आपको बताई हुई है, तो आप चैप्टर नंबर 1 भी देख सकते हैं इसको लेकर के, लेकिन मैं इसमें बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। लोकतंत्र एक ऐसा शासन होता है जिस शासन व्यवस्था में क्या होता है कि जनता स्वयं, ये प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से। आपको बात की जाए दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र या प्रजातांत्रिक देश कौन सा है? अपना भारत है, ठीक है, यानी इंडिया है। और ये अप्रत्यक्ष रूप से अपने यहाँ पर प्रजातंत्र है, जबकि प्रत्यक्ष रूप से प्रजातंत्र आपका कहाँ पर है भाई? तो वो है आपका स्विट्जरलैंड में, ठीक है। चूंकि स्विट्जरलैंड छोटा है, जनसंख्या कम है, तो वहां पर जनता के द्वारा ही शासन हो जाता है। जनता कोई नियम कायदा बनाना हो तो जनता सब इकट्ठा हुई और उस पर धरना हुआ और उसके बाद बता दिया गया भाई कि यही नियम सर्वसम्मति से बन जाएगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। हम लोगों पे क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ से चुने हुए प्रतिनिधि जो हमारे आपके होते हैं, जैसे विधायक को आपने चुना, विधायक आपके राज्य स्तरीय उस पर बैठते हैं, यानी कि विधानसभा में आप देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हम सांसदों को चुनते हैं वो सांसद संसद भवन में जाकर के उसमें लोकसभा में बैठते हैं और वहां से कानून बनता है, ठीक है। यानी हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जो है कानून बनाते हैं यहाँ पर प्रत्यक्ष, मतलब अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में इंडिया में। लेकिन वहां पर क्या है स्विट्जरलैंड में, वहां पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, जनता सीधे जो है कानून बनाने में एक प्रकार से मदद करती है। यानी जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र होता है। यह परिभाषा किसने दी थी? अब्राहम लिंकन ने दी थी। अमेरिका के प्रधानमंत्री थे वो। 1863 ईस्वी में उन्होंने गेटिसबर्ग में एक भाषण दिया। उसी भाषण में उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है, उसको हम लोकतंत्र कहते हैं, या उस शासन व्यवस्था को हम ऐसे मतलब कि आप बोलते हैं लोकतंत्र, ठीक है। लोकतंत्र आपका ये हो गया। निश्चित तौर पर मैंने आपको समझा दिया। तो लोकतंत्र उस शासन व्यवस्था को कहते हैं जिसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के द्वारा संपूर्ण जनता के हित को दृष्टि में रख करके शासन करती है, उसको हम लोकतंत्र कहते हैं, उस व्यवस्था को, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और विद्वानों की परिभाषाओं को मैं बताऊंगा, तो कुल मिलाकर के आपको लोकतंत्र के बारे में तो समझ में आ गया, ठीक है। पहली बात, एक विद्वान है लॉर्ड ब्राइस। लॉर्ड ब्राइस बड़े अच्छे एक प्रकार से विद्वान है। लॉर्ड ब्राइस कहते हैं कि प्रजातंत्र सरकार का वह रूप है जिसमें राज्य
सत्ता किसी विशेष वर्ग में केंद्रित नहीं होती है या किसी विशेष वर्ग में केंद्रित ना होकर के संपूर्ण समाज के सदस्यों में क्या होती है, बटी हुई होती है या निहित होती है। ठीक है, किसी एक व्यक्ति के हाथ में या किसी वर्ग विशेष के हाथ में सत्ता जो होती है देश की, वह नहीं रहती राज्य की सत्ता, वो तमाम प्रकार के लोगों में, वो एक प्रकार से संपूर्ण समाज के जो सदस्य हैं उनमें निहित होती है, उनमें बटी हुई होती है। जबकि जो है डायसी महोदय ने परिभाषा दी लोकतंत्र की, उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र जो होता है सरकार का वह रूप होता है जिसमें शासन वर्ग जो होता है संपूर्ण राष्ट्र का अपेक्षाकृत एक बड़ा भाग होता है। ठीक है, तो ये लोकतंत्र की परिभाषा मैंने आपको बताई। सिंपल से शब्दों में लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता या तो स्वयं शासन करे या फिर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं, वही व्यवस्था लोकतंत्र व्यवस्था कहलाती है या लोकतंत्र कहलाता है। क्लियर, समझ में आ गई बातें। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की बात की है तो वहां पर स्विट्जरलैंड में है, और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहां पर है, इंडिया में। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है, डेमोक्रेसी कंट्री, तो अपनी इंडिया ही है। ठीक है, लोकतंत्र की या प्रजातंत्र की विशेषताएं भी कुछ सुन लीजिए, मैं आपको बता दूं, ताकि अगर आपसे विशेषताओं को लेकर के भी प्रश्न पूछा जाए तो आप आसानी से कर पाए। पहली विशेषता है कि शासन में जनता का प्रतिनिधि होता है यहाँ पर। दूसरी बात यह है कि जनता के हितों की रक्षा होती है। तीसरी विशेषता यह है लोकतंत्र की कि प्रतिनिधि जो होते हैं जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यानी प्रत्येक 5 साल पर आप देखते हैं जनता जो होती है प्रतिनिधियों को बदल भी सकती है अपने वोट के माध्यम से, अपने मत के माध्यम से। ठीक है, तो ये होती है आपकी लोकतंत्र या प्रजातंत्र या फिर डेमोक्रेसी, जो भी आप बोला उचित समझे, बात एक ही। लोकतंत्र, प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी बात एक ही है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, राजनीतिक दल की परिभाषा दीजिए। राजनीतिक दल क्या होता है इसको बताएं। जो पॉलिटिकल ग्रुप्स होते हैं उसके बारे में आपसे पूछ रहा है, राजनीतिक दल के बारे में बताएं भाई, राजनीतिक दल क्या होता है। तो एडमंड वर्क महोदय की बड़ी जबरदस्त परिभाषा है खास करके राजनीतिक दलों के ऊपर। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल जो होते हैं ऐसे लोगों का समूह होते हैं जो कि कुछ सिद्धांतों पर सहमत होकर के अपने संयुक्त प्रयासों के द्वारा जनता के मतलब जनता का जो हित होता है उसको आगे बढ़ाने के लिए संगठित होते हैं। यानी जनता के हित को साधने के लिए राजनीतिक जो दल होते हैं वो बनाए जाते हैं। एक ऐसे लोगों का समूह जो कि क्या करता है, कुछ सिद्धांतों से सहमत होता है, जैसे कि समाजवादी पार्टी समाजवाद विचारधारा से प्रेरित, भाजपा पार्टी की आप देखते हैं दूसरी विचारधारा है, कांग्रेस की अलग विचारधारा है। तो अलग अलग पार्टी जो होती है उनकी विचारधारा अलग होती है। तो कुछ सिद्धांतों को पर सहमत होकर के ऐसे राजनीतिक लोगों का राजनीतिक दल बनाया जाता है। मतलब ऐसे लोगों का समूह होता है राजनीतिक दल जो कुछ सिद्धांतों पर सहमत होते हैं और अपने संयुक्त प्रयासों से, सभी लोगों के मिले जुले प्रयासों से जो जनता का हित होता है उसको साधने का प्रयास करते हैं, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जनता के हितों को पूरा करते हैं और इसी के लिए संगठित होते हैं। यही आपका होता है राजनीतिक दल। ठीक है, जबकि गिलक्राइस्ट महोदय कहते हैं, गिलक्राइस्ट महोदय क्या कहते हैं भैया, गिलक्राइस्ट महोदय कहते हैं कि राजनीतिक दल नागरिकों का एक ऐसा संगठित समुदाय होता है। किसका समुदाय है भैया, तो जो है नागरिकों का एक ऐसा संगठित समुदाय है। संगठित समुदाय है किसका, नागरिकों का। क्या, राजनीतिक दल। आगे कहते हैं गिलक्राइस्ट, कहते हैं कि ऐसा राजनीतिक संगठन मतलब ऐसा नागरिकों का संगठित समुदाय होता है राजनीतिक दल जो कि कुछ समान विचारों के आधार पर, कैसे विचारों के आधार पर, कुछ समान विचारों के आधार पर गठित होता है, यानी इकट्ठा होता है, जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हुए सरकार को नियंत्रित करने का भी प्रयास करता है, तो वो राजनीतिक दल कहलाता है। जरूरी नहीं कि जो संसद शासन सत्ता संभाल ले वही राजनीतिक दल एक प्रकार से हो। राजनीतिक दल विपक्षी भी, जैसे कि भाजपा इस समय है वो राजनीतिक दल है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। इसके अलावा आपको बताओ भाजपा, कांग्रेस और भी मायावती जी वाली पार्टी हो गई, ठीक है, कांग्रेस और जो है समाजवादी पार्टी हो गई, या फिर दक्षिण में और पार्टियां, पूर्वोत्तर में दूसरी पार्टियां हैं। ठीक है, तो अलग अलग स्थानों पर आप देखते हैं अलग अलग पार्टियां हैं। तो वैसे तो यही होता है आपका भाई राजनीतिक दल। समझ में आ गई बातें, आगे बढ़ते। तो ये राजनीतिक दल, तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि राजनीतिक दल जो होता है ऐसे व्यक्तियों का एक निकाय होता है या संगठन होता है जो सार्वजनिक प्रश्नों पर पूर्णता या आंशिक समता रखता है, यानी समानता रखता है। यानी चाहे सभी विद्वान मतलब कि सभी लोग माने उस राजनीतिक दल के, चाहे ना माने, कुछ ही लोग माने, लेकिन वो एक प्रकार समानता रखते हैं उसमें सार्वजनिक प्रश्नों पर, और सामूहिक प्रयासों के द्वारा शासन के अपने उद्देश्यों के क्रियान्वयन पर विश्वास करते हैं। तो उस व्यवस्था को या उस दल को, उस संगठन को, व्यक्तियों के हम राजनीतिक दल कहते हैं। क्लियर,
अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम की मुख्य विशेषताएं बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। देखिए 1892 ईस्वी की अगर बात की जाए, देखिए 1892 से पहले 1861 में और 1858 ईस्वी में अधिनियम आ चुके थे। चूंकि 1857 ईस्वी में क्या होता है, एक क्रांति होती है। 1857 ईस्वी वह दौर है जिस दौर में एक क्रांति होती है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है वो लड़ा जाता है और इसमें एक प्रकार से भारतीय लोग बड़े साहस के साथ लड़े, लेकिन क्या होते हैं, असफल होते हैं किन्हीं कारणों से। कई सारे कारण हैं उसको मैंने बताया हुआ है वीडियो में, आप देखेंगे। लेकिन मसला यहाँ पर ये कि 1857 की क्रांति जो है एक प्रकार से एक ओढ़र हो गई। ओढ़र का मतलब क्या होता है, एक कारण बन गई किसकी, कि अब ब्रिटिश सत्ता जो है अपने हाथों में सीधे भारत का शासन संभालेगी। यानी कि अभी तक जो शासन कंपनी के हाथों में था, अब उसको वो होगा कि भाई कंपनी जो है भारतीयों पर अत्याचार कर रही है, और ऐसी स्थिति भी क्या करे कि जो ब्रिटिश सत्ता है, ब्रिटिश हुकूमत है, ब्रिटिश ताज है, वो अब इंडिया पर डायरेक्ट शासन करेगा। मतलब अपने प्रतिनिधियों को भेज करके यहाँ पर इंडिया पर शासन करेगा। ठीक है, तो 1858 ईस्वी में एक अधिनियम पारित होता है ब्रिटिश संसद से, और वह अधिनियम आता है यहाँ पर भारत में लागू होने के लिए ब्रिटिश सरकार की तरफ से होता है। और अभी तक 57 तक क्रांति जो मतलब ये सब हुआ था 57 तक, तो यहाँ पर कंपनी शासन कर रही थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 15 सालों के लिए एक प्रकार से व्यापारिक जो है समझौता करके, व्यापारिक जो है मतलब कि जो है सिग्नेचर करवा करके मतलब ब्रिटिश सरकार से भारत में आई थी पूर्वोत्तर देशों में व्यापार करने के लिए। ठीक है, तो 1858 में अधिनियम आता है, फिर 1861 में अधिनियम आता है, फिर आता है उसके बाद में 1892 का अधिनियम। 1892 का जो अधिनियम है, भारतीय जनता की मांगों को ध्यान में रख करके भारतीय शासन व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करने के लिए 1892 ईस्वी का अधिनियम पारित किया गया था। वायसराय की परिषद के सदस्यों की संख्या यहाँ पर बढ़ा करके 12 से 16 कर दी गई। केंद्रीय और प्रांतीय क्षेत्रों में ही परिषदों में इसी कारण से सदस्यों की संख्या अभी भी निर्वाचित सदस्यों से ज़्यादा थी। परिषद के सदस्यों को शासन संबंधी विषयों पर प्रश्न पूछने और बजट पर विचार विमर्श करने का भी अधिकार दिया गया, और इस प्रकार नाम मात्र के लिए भारतीय प्रतिनिधियों को शासन संबंधी अधिकार यहाँ पर 1892 ईस्वी के भारतीय परिषद अधिनियम में दी गई। 1885 ईस्वी में अपनी स्थापना से ही आप देखते हैं कांग्रेस पार्टी, चूंकि 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना होती है अलेक्जेंडर जो है ऑक्टोबियन ह्यूम के एक प्रकार से नेतृत्व में, और इसके अलावा WC बनर्जी, व्योमेशचंद्र बनर्जी उसके प्रथम अध्यक्ष चुने जाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे भारतीयों को शासन में अधिक से अधिक अधिकार दिया जाए, ऐसा 1885 में जो बनी संस्था कांग्रेस पार्टी है वो भी कह रही थी, और जिसके चलते 1892 का अधिनियम आया, उसमें भारतीयों को कई सारी सुविधाएं प्राप्त की गई। तो वही आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या थी। तो देखिए 1861 का अधिनियम जो है उसकी जो कमियां थी, उसी 1861 के अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए यहाँ पर जो है क्या किया गया, 1861 की कमियों को दूर करते हुए 31 सालों के बाद में, 31 सालों के बाद में यानी 1892 ईस्वी में, 1861 के बाद में डायरेक्ट 1892 में भारतीय शासन अधिनियम पारित किया गया, और उसी की विशेषताओं को यहाँ पर हमको समझने के लिए बता रहा है। तो पहली विशेषता इसकी यह है कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद की सदस्य संख्या में वृद्धि कर दी गई यहाँ पर। दूसरी इसकी विशेषता यह है कि सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में नियम बनाने का अधिकार वायसराय को दे दिया गया। तीसरी बात ये बताई गई, मतलब विशेषता इस नियम की है, ये मतलब इस अधिनियम की है कि विधान परिषद में 3 प्रकार के सदस्यों की व्यवस्था की गई। एक सरकारी सदस्य होंगे, एक आपके गैर सरकारी, और एक परोक्ष रूप से निर्वाचित होने वाले गैर सरकारी सदस्य। और चौथी विशेषता इसकी ये थी 1892 ईस्वी के अधिनियम की कि विधान परिषद के अधिकारों में भी वृद्धि कर दी गई इसमें। और पांचवी विशेषता इसकी यह है कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में पूर्व की तरह सरकारी सदस्यों का बहुमत रखा गया। ठीक है, तो ये 1892 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा 1858 का अधिनियम और 1861 का अधिनियम, इसमें एक प्रकार से आपको थोड़ी सी तुलना में करने का प्रयास करूंगा, थोड़ी सी तुलना, क्योंकि आपको यहाँ पर थोड़ा भूमिका भी समझनी पड़ेगी, क्यों आखिरकार ये चीजें हुई, 1892 ईस्वी का अधिनियम क्यों आया, इसको लेकर के सबसे पहले 1858 में जो अधिनियम आया, 1861 में आया, फिर 1892 में डायरेक्ट आया। ठीक है, फिर 1909 में आएगा, फिर 1919 में आएगा, और सभी में कहीं ना कहीं पे सुधारों के लिए आएगा कि उनमें कुछ कमियां रह गई, उन्हीं सुधारों के लिए आपके जो है समय समय पर कानून वहां से ब्रिटिश संसद से पारित होकर के यहाँ पर आने लगे। पहली बात यह है कि जो है
1961 का जो अधिनियम है, भारतीय शासन अधिनियम, 1858 के अधिनियम की तुलना में श्रेष्ठ है, क्योंकि जो 1800 जो एक प्रकार से मतलब 1861 का जो अधिनियम है वो श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि 1861 के अधिनियम के द्वारा भारतीयों को कानून निर्माण के कार्य में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हो गया था। और 1861 के अधिनियम के द्वारा ही जो है क्या किया गया था, उस अधिनियम में केंद्रीकरण को त्याग करके विकेंद्रीकरण की नीति को बनाया गया था। केंद्रीकरण मतलब कि एक सत्ता एक के हाथों में नहीं रहेगी, विकेंद्रीकरण यानी उसका सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मैंने आपको मॉडल पे जब महासंग्राम वीडियो बना रहा था तो उसमें मैंने आपको बता दिया है। तो 1857 का एक प्रकार स्वतंत्रता संग्राम होता है, उसके बाद में 1858 का अधिनियम आता है। 1 नवंबर 1858 को ये पढ़ करके सुनाया गया। ठीक है, वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इसको पढ़ करके सुनाया था। ठीक है, ये बात आप ध्यान। महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री बनी थी और उसी समय इसको पढ़ करके वायसराय थे उस समय लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने सुना था 1858 का जो अधिनियम है। 1858 के अधिनियम में बताया गया पहली बात कि भविष्य में हम युद्ध द्वारा अपनी सीमाओं का विस्तार नहीं करेंगे। दूसरी बात बताई गई कि भारतीय नरेशों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी और उनका सम्मान किया जाएगा। तीसरी बात, ये नरेशों माने राजाओं का। तीसरी बात बताई गई थी 1858 के अधिनियम में कि धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। चौथी बात 1858 का अधिनियम में कहता था कि भारत के लिए कानून बनाते समय यहाँ के रीति रिवाजों को भी ध्यान में रखा जाएगा। ये 1858 का अधिनियम था। पांचवा नियम यह था उसका कि भारतीय नागरिकों को बिना किसी भेदभाव की योग्यता के अनुसार सार्वजनिक पदों पर नियुक्त किया जाएगा। ये 1858 के अधिनियम में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। उसके बाद में जो इस मतलब 1858 ईस्वी में कमियां रह गई, उसी कमियों को पाटने के लिए 1861 में एक प्रकार से दूसरा कानून आया, उसको मैंने आपको बताया। और उसके बाद में 1861 में जो कमियां रह गई उस कमियों को दूर करने के लिए 1892 में कानून आया, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन, अब इसके बाद में 1892 ईस्वी के बाद में आता है 1909 ईस्वी का अधिनियम। 1909 ईस्वी के अधिनियम की बात किया है तो जो है 1909 ईस्वी के अधिनियम में भारतीयों के लिए उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं हो पाई। भारत मंत्री थे उस समय 1909 ईस्वी में लॉर्ड मार्ले और वायसराय थे लॉर्ड मिंटो। इसीलिए 1909 ईस्वी का जो अधिनियम है, 1909 ईस्वी के अधिनियम को हम क्या कहते हैं, 1909 ईस्वी के अधिनियम को हम क्या कहते हैं भाई, तो 1909 ईस्वी का जो अधिनियम है इस अधिनियम को हम बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार क्यों, चूंकि 1892 में जो कुछ कमियां रह गई हैं उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए 1909 में जो है एक प्रकार से भारत शासन अधिनियम आता है 1909 का, जिसको आप मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। मार्ले इसलिए चूंकि जो मार्ले थे, जो है मार्ले लॉर्ड मार्ले जो थे भारत मंत्री थे। ठीक है, भारत मंत्री का पद बढ़ाया गया था 1858 के उसके तहत, नियम के तहत। तो भारत मंत्री थे, ये कौन थे, मार्ले भारत मंत्री थे। और वायसराय थे कौन, लॉर्ड मिंटो। ठीक है, तो मिंटो वायसराय थे और ये आपके कौन थे, ये आपके यानी मार्ले जो थे भारत मंत्री थे। और इन्हीं दोनों ने मिलकर के स्थापना करी थी, मतलब एक प्रकार से 1909 ईस्वी के अधिनियम के बारे में इन्होंने। और वायसराय लॉर्ड मिंटो ने कई कल्याणकारी योजनाओं के लिए अनेक सुझाव भी दिए और उन्हीं के सुझावों से सहमत होकर के भारत मंत्री मार्ले ने क्या करा, ब्रिटिश संसद में भारत के प्रतिनिधि के रूप में एक बिल प्रस्तुत करा और इस बिल में उन्होंने भारतीयों के लिए कई सुझाव देने की पेशकश करी। लेकिन उत्तरदायी शासन के संदर्भ में लॉर्ड मार्ले ने कहा कि हमारा कोई ऐसा विचार नहीं है जिससे हम भारतीयों को उत्तरदायी शासन दे सकें। और इस प्रकार लॉर्ड मार्ले और मिंटो ने उत्तरदायी शासन में अनिच्छा दिखाई, जिसके कारण से वह कानून नहीं बन पाया। और इस प्रकार से आप देखते हैं कि 1909 में भी कमियां रही। उन्हीं 1909 ईस्वी की कमियों को दूर करने के लिए आता है 1919 ईस्वी का अधिनियम। 1919 ईस्वी में क्या होता है कि यहाँ पर जो है आपका ये होता है मॉन्टेग्यू भारत मंत्री चेम्सफोर्ड जो थे वो एक प्रकार से आप देखते हैं वो वायसराय, तो एक प्रकार से आप देखते हैं ये दोनों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है 1909 ईस्वी के अधिनियम को। तो प्रश्न आपसे पूछा गया कि 1909 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम की महत्ता पर प्रकाश डालिए। तो इसकी महत्ता क्या है भाई, 1919 के भारतीय शासन अधिनियम की बहुत सारी ऐसी मतलब कि एक प्रकार से व्यवस्थाएं हैं जो कि उसकी महत्ता की ओर उसका महत्व बढ़ जाता है इन व्यवस्थाओं के कारण से। पहली व्यवस्था यह की गई है इसमें, या महत्व की बात यह है कि क्या हुआ है कि भाई पहली बात है कि इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया कि भारत में यानी 1919 के अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना प्रारंभ कर दी गई। पहली बात, अच्छी बात। दूसरी बात ये इसमें रखी गई कि 1919 के अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में संसदीय शासन प्रारंभ करने का वचन दिया था। तीसरी बात इसमें यह है
कि भारतीयों को प्रशासन में भाग लेने के लिए अधिक अवसर जो है 1919 के अधिनियम के द्वारा ही प्रदान किए गए थे, तो ये भी एक अच्छी बात। चौथी बात इसकी यह थी कि 1919 के अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारतीयों को प्रतिनिधि शासन व्यवस्था के लिए तैयार किया और साथ ही उसने मताधिकार की संख्या में वृद्धि करने का वचन भी दिया। पांचवी बात यह है इस एक प्रकार से अधिनियम की 1919 के, कि ब्रिटेन का जो यहाँ पर भारत मंत्री के रूप में नियुक्त होता था उसे ब्रिटिश राजकोष से वेतन देने की व्यवस्था की गई। इससे पहले 1919 के अधिनियम के पहले जो भारत मंत्री होता था या कोई भी होता था तो उसको भारत के ही राजकोष से यानी भारतीय कोष से ही पैसा दिया जाता था, उसको जो है दिया जाता था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। लेकिन अब क्या किया गया भाई, इसमें क्या किया गया, इसमें किया गया कि अब जो है उसको ब्रिटेन के राजकोष से पैसा दिया जाने लगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो जो अगला आपका है, अगला अधिनियम क्या है भाई, अगला जो आपका 1919 का जो अगला महत्वपूर्ण बात ये, छठी बात महत्वपूर्ण बात ये है कि जो है इसमें गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 2 स्थान भारतीयों के लिए सुरक्षित कर दिया गया कि भाई जो कार्यकारिणी होगी गवर्नर जनरल की उसमें 2 स्थान भारतीयों के लिए सुरक्षित हो गया, आरक्षित हो गया कि भाई इस पर भारतीय बैठेगा। और भारतीयों के लिए ऐसी व्यवस्था होने से वे अपने पक्ष को आसानी से सरकार के सामने प्रस्तुत करने में सक्षम हो गए। अब तो यानी कि इसकी महत्ता ये 6 पॉइंट्स जो है मैंने आपको बताई, ये 6 पॉइंट्स के माध्यम से 1919 के जो अधिनियम आया वो एक प्रकार से उसकी महत्ता बढ़ जाती है। तो इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। 5वां प्रश्न है आपका, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में क्या अंतर होता है, स्पष्ट कीजिए। तो क्षेत्रीय और राजनीतिक दलों में क्या अंतर होता है? पहला अंतर आप लिखेंगे, पहला अंतर होता है क्षेत्रीय दल जो होते हैं किसी विशेष मतलब कि किसी विशेष क्षेत्र से या किसी क्षेत्र विशेष से अपना संबंध रखते हैं, जबकि खासकर वैसे वे उसी क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं जिससे वो संबंधित है क्षेत्रीय दल। जबकि जो राष्ट्रीय दल है वो संपूर्ण देश का संबंध अपने साथ जोड़ता है और सभी का विकास करना चाहता है। दूसरी बात ये, दूसरा अंतर यह है क्षेत्रीय और राजनीतिक दलों में कि जो क्षेत्रीय दल होता है वह अपना विकास चाहते हैं, वह राष्ट्रहित को गौण मानते हैं, वह अपने विकास को एक प्रकार से मुख्य मानते हैं। जबकि जो राष्ट्रीय दल होते हैं वो संपूर्ण देश का विकास करना चाहते हैं, संपूर्ण देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तीसरा अंतर आप यह लिख सकते हैं कि क्षेत्रीय दल के विचार क्या होते हैं, संकीर्ण होते हैं। वे अपने क्षेत्र को, अपनी जाति को, अपने धर्म को उसी की हित चाहते हैं, उन्हीं की रक्षा करते हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जबकि जो राष्ट्रीय दल होता है वो संपूर्ण राष्ट्र के हितों को महत्व देता है, उसको ध्यान में रखते हुए विकास करता है, उसको ध्यान में रखते हुए हर एक चीज काम करता है। तो तीसरा अंतर। चौथा अंतर यह होता है क्षेत्रीय और राजनीतिक दलों में कि क्षेत्रीय दल नेताओं के व्यक्तित्व से ज्यादा प्रभावित होते हैं, जबकि राष्ट्रीय दल में नेताओं की अपेक्षा पार्टी काफी महत्वपूर्ण होती है। तो एक प्रकार से ये क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों के बीच में मैंने कुछ अंतर बताए, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? क्षेत्रीय राजनीतिक दल क्यों बनते हैं? इसलिए बनते हैं क्योंकि उस क्षेत्र का समुचित आर्थिक या सामाजिक विकास नहीं होता है तो क्षेत्रीय दल बन जाएगा। संकीर्ण नेतृत्व होगा, अगर नेता उस क्षेत्र के बारे में नहीं ध्यान देगा तो भी वह मतलब कि एक प्रकार से क्षेत्रीय दल बनते हैं। क्षेत्र में लोगों की बढ़ती जागृति अगर हो गई, मतलब कि लोग ज्यादा जानने वाने लगे तो भी राजनीतिक दल बन सकता है क्षेत्रीय। केंद्र और राज्य के बीच में विवाद हो जाए तो भी क्षेत्रीय दल बन सकते हैं। केंद्र में एक दलीय सरकार की निरंकुशता हो भी फिर भी क्षेत्रीय आपके दल बन जाते हैं। इसके अलावा भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हुआ है, इसके कारण से भी क्षेत्रीय दलों के एक प्रकार से उसमें बढ़ोतरी आई है। तो एक प्रकार से ये चीजें हो गई। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो ग्राम पंचायत की बात की है तो पंचायत विधि अधिनियम आया था 1994 में। ठीक है, पंचायत विधि अधिनियम कब आया था? 1994 में। उसमें कहा गया कि मतलब कि राज्य सरकार जो होगी वो प्रत्येक स्थिति में 1000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत गठित करेगी। यदि किसी ग्राम की जनसंख्या 1000 से कम होती है, ठीक है, तो उसे बगल के ग्राम में मिला दिया जाएगा। ग्रामों के समूह को मतलब कि उसको पंचायत क्षेत्र कहा जाएगा। ग्रामों के इस समूह में सर्वाधिक जनसंख्या वाले ग्राम के नाम को ही ग्राम पंचायत नाम रखा गया है। तो यह बात ध्यान रखिए, ग्राम पंचायत जो होता है उसमें एक प्रधान होता है, 9 से 15 सदस्य एक प्रकार से सदस्यों की व्यवस्था होती है। एक ग्राम पंचायत के में सदस्यों की संख्या मतलब कि सदस्यों की संख्या के संबंध में कहा गया कि किसी ग्राम की जनसंख्या
1000 होने पर 9 सदस्य होंगे। यदि ग्राम की जनसंख्या 1000 से अधिक और 2000 से कम है तो 11 सदस्य होंगे। 2000 से 3000 के बीच में किसी गांव की जनसंख्या है तो 13 सदस्य वहां पर रखे जाएंगे। यदि किसी ग्राम पंचायत की जनसंख्या 3000 से भी ज़्यादा है तो सदस्यों की संख्या 15 भी की जा सकती है। तो एक प्रकार से ये होते हैं एक प्रकार से ग्राम पंचायतों। ग्राम पंचायत जो लोग गाँव से होंगे उनमें ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, क्षेत्र पंचायत का चुनाव होता है और जिला पंचायत का चुनाव होता है। और आपका जो एक प्रकार से जो नगर पंचायत होता है उसके लिए अलग से व्यवस्था, उसके लिए पार्षदी का चुनाव होता है, प्रधानी नहीं होती। तो प्रधानी जो होती है वो ग्राम पंचायतों के द्वारा ही होती है। तो ग्राम पंचायत में आप देखते हैं एक प्रधान का चुनाव होता है प्रत्येक 5 साल पर, ठीक है। तो चुनाव होता है, चुनाव के बाद में क्या होता है, सदस्य भी होते हैं, सदस्य का भी चुनाव होता है। जो सदस्यों मैंने बताया 9, जब 1000 से कम रहेंगे तो 9 सदस्य रहेंगे, अगर 1000 से 2000 के बीच में रहेंगे तो 11 हो जाएंगे, 2000 से 3000 के बीच में तो 13 सदस्य, और अगर 3000 से भी ज़्यादा है तो 15 सदस्यों का एक प्रकार से प्रधानी होती है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगर ये 15 सदस्यों में से अगर 9-10 सदस्य एक प्रकार से एक दूसरे खेमे में चले जाएं तो फिर प्रधानी गई, ठीक है, ऐसा समझो। अगला क्वेश्चन साहब देखेंगे, 7वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में चुनाव की प्रमुख त्रुटियों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। प्रश्न आपसे पूछ रहा है, अच्छा भारत में 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के ही हुआ था, 73वां संविधान संशोधन। और इसके द्वारा ग्राम पंचायतों को समाज मतलब संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, जो मैंने आपको इससे पहले बताया। और राजस्व, गांव की जनसंख्या 1000 से अधिक है तो उसे ग्राम पंचायत का दर्जा मिलेगा, एक प्रधान होगा। ये चीज़ें मैंने आपको बताई, ठीक है। ग्राम पंचायतों के मुख्य कार्य क्या होते हैं, पेयजल की व्यवस्था करना, मार्ग निर्माण करना, ग्रामीण आवास देना, गरीबी का उन्मूलन करना, विद्युतीकरण करना, पुलिया का निर्माण करना, जल प्रबंधन करना, लघु सिंचाई करना, पशुपालन, मत्स्य उद्योग, इन सभी को बढ़ावा देना, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, क्लियर। बलवंत राय मेहता भी समिति इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, 1957 में आई। पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के वैसे कई सारी समितियां गठित की गई हैं, तो आपसे प्रश्न यह भी पूछ सकता है, 1 मिनट में मैं आपको समझा दे रहा हूं। पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के कई सारी समितियां गठित की गई हैं। इससे पहली समिति है बलवंत राय मेहता समिति, 1956 से लेकर के 1957 ईस्वी तक जो है एक प्रकार से ये रही। इसके अलावा दूसरी समिति आती है अशोक मेहता समिति, 1970 में इसका गठन हुआ। इसके अलावा तीसरी समिति है राव समिति, 1985 में उसका गठन हुआ। इसके अलावा पांचवी जो चौथी समिति है वो है सिंधवी समिति, 1887 में आती है जो है, ठीक है। इसके अलावा आती है पांचवी समिति, वो है थुंगन समिति, 1988 में उसका एक प्रकार से दबदबा कायम होता है। तो एक प्रकार से ये पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के कुछ गठित समितियां हैं। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि बताएं कि पंचायती राज व्यवस्था पर गठित समितियां कौन कौन सी हैं। तो आप बताएंगे बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, राव समिति, सिंधवी समिति और थुंगन समिति। तो ये सब आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आते तो मैंने आपको वैसे बता दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो आगे समझने में। चलें अगला प्रश्न आप देखते हैं, भारत में चुनाव की प्रमुख त्रुटियों का उल्लेख कीजिए। बढ़िया प्रश्न है। तो भारत में चुनाव की कई सारी त्रुटियां होती हैं। जैसे पहली त्रुटि आप लिखेंगे कि राजनीतिक दलों को प्राप्त मतों एवं स्थानों में काफ़ी अंतर चुनाव प्रणाली की सबसे बड़ी कमी होती है। सन 1980 के लोकसभा चुनाव में आप देखते हैं जनता पार्टी ने 19.94% मत प्राप्त करके 41 स्थान प्राप्त किया था। दूसरा इसमें कमी यह है कि चुनाव में धन की बढ़ती हुई भूमिका चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है। यानी कि आप देखते हैं चुनाव प्रक्रिया में धन, जो एक प्रकार से लोग पैसा बांट करके वोट वगैरह ले रहे हैं, दे रहे हैं, ऐसी तमाम प्रकार की व्यवस्था है। तीसरी बात ये कमी है कि राजनीति में अपराधों की भूमिका दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हिंसा का प्रयोग हो रहा है, मार धाड़ आए दिन आप देखते हैं चुनाव बूथ पर होते रहते हैं। तो एक प्रकार से ये भी एक प्रकार से इसकी त्रुटि है, कमी है। चौथी कमी यह है भाई भारत में चुनाव की राजनीतिक दलों की कथनी और करनी में अंतर देखने को बहुत मिलता है। मतदाताओं में उदासीनता देखने को मिलती है। यानी कि मतदाता जो होते हैं वैसे वोट देते हैं, वोट का अपना कीमत नहीं समझते, वोट का कोई मतलब नहीं समझते, अपने बस वैसे वोट ही देते जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पैसा पहले से दे देते हैं लोग जो है। और एक प्रकार से जो नेता कहते हैं वो करते नहीं है, मतलब केवल बढ़ा चढ़ा करके चुनाव आएगा तभी बोलेंगे। ये सारी कमियां हैं। पांचवी कमी यह है कि शासक दल प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग कर लेता है। यानी जिसका सरकार होती है वो एक प्रकार से पहले से चूंकि सरकार में है तो वो अपना एक प्रकार से प्रभुत्व पहले से उन लोगों पर स्थापित कर ले जाता है, ठीक है। छठवीं कमी ये है कि
निर्वाचन अधिकारियों पर राजनीतिक दलों का दबाव भी हो जाता है, जिससे वे निष्पक्ष कार्य नहीं कर पाते हैं। तो ये तमाम प्रकार की कमियां जो हैं भारत में चुनाव से संबंधित कमियां आपको दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, चूंकि जिसका शासन सत्ता होती है उसके अंडर में ही कुछ ना कुछ मात्रा में अधिकतर कर्मचारी वगैरह होते हैं, उसी के अंडर में होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से आप देखते हैं, मतलब ऐसा होते नहीं है लेकिन ये कमी है एक प्रकार से, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्लियर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, क्षेत्रीयता वाद के दुष्परिणाम क्या दिखाई पड़ते हैं। क्षेत्रीयतावाद के बारे में यानी क्षेत्रवाद के बारे में, इसके बारे में बड़े सारे दुष्परिणाम दिखाई पड़ते हैं। क्षेत्रीयतावाद की भावना राष्ट्र के विकास में बाधा उत्पन्न करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसीलिए इसके कई सारे दुष्परिणाम भी दिखाई पड़ते हैं। पहला दुष्परिणाम यह है क्षेत्रीयतावाद का कि विभिन्न क्षेत्रों के बीच में संघर्ष और तनाव उत्पन्न होता है। दूसरी बात यह है कि राज्य तथा केंद्रीय सरकार के बीच संबंधों का विकृत हो जाना, यानी संबंध एक प्रकार से केंद्र और राज्य सरकार के बीच में क्या हो जाते हैं, अगर गड़बड़ हो जाते हैं तो भी क्षेत्रीयतावाद दिखाई, मतलब कि एक प्रकार से क्षेत्रीयतावाद के कारण से ही ऐसा होता है कि केंद्र और राज्य के बीच की जो सरकारें हैं उनमें मतभेद हो जाता है। इसके अलावा तीसरा एक प्रकार से दुष्परिणाम यह दिखाई पड़ता है क्षेत्रीयतावाद का कि स्वार्थी नेतृत्व और संगठनों का विकास बढ़ जाता है। चौथी बात ये हो जाती है इसकी कि भाषा की समस्या का एक प्रकार से अधिक जटिल हो जाना, यानी कि भाषा की समस्या जो होती है वो और बढ़ जाती है क्षेत्रीयतावाद के कारण से। पांचवी बात यह है कि राष्ट्रीय एकता को चुनौती भी इससे मिलती क्षेत्रीयतावाद को। जब भाई अपने अपने क्षेत्र को लोग आगे बढ़ाना चाहेंगे तो उसमें राष्ट्रीय हित को कौन ध्यान रखेगा, लोग सोचेंगे कि हमारा राज्य आगे बढ़े, हमारा क्षेत्र आगे बढ़े, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, देश पीछे छूट जाएगा। ठीक है। छठा दुष्परिणाम यह है क्षेत्रीयतावाद का कि जातिगत भावनाओं को भड़काने की प्रवृत्ति, जैसे आजकल आप देख ही रहे होंगे भारतीय राजनीति में एक प्रकार से जाति तो चल ही रही है। ठीक है, तो जो जातिगत भावनाओं को भड़काने की प्रवृत्ति एक प्रकार से बढ़ ही रही है लगातार, आप देखते हैं वर्तमान समय में भी। तो एक प्रकार से ये भी क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये एक प्रकार से क्या है भाई, ये सब क्षेत्रीयतावाद के दुष्परिणाम है। सातवां दुष्परिणाम आप ये लिख सकते हैं कि धार्मिक भावनाओं और सांप्रदायिकता को बढ़ावा भी क्षेत्रीयतावाद से ही मिलता है। क्षेत्रीयतावाद के अलावा आप देखते हैं जिस क्षेत्र विशेष से होते लोग तो अपने कोई धर्म ज़्यादा वहाँ पर प्रभावशाली तो अपने धर्म की वाहवाही करते हैं, दूसरे धर्म को एक प्रकार से नेगलेक्ट करने का प्रयास करते हैं। तो ये भी एक प्रकार से इसमें दुष्परिणाम दिखाई पड़ते हैं। तो ये कई सारे दुष्परिणाम आपको दिखाई पड़ सकते हैं क्षेत्रीयतावाद के। क्लियर। क्षेत्रीयतावाद को हम कैसे रोक सकते हैं, क्षेत्रीयतावाद को रोकने के लिए कई सारे उपाय हम कर सकते हैं। इसको लेकर के मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। केंद्रीय सरकार की नीति बनाई जाए जिसमें सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास किया जाए, ऐसी बात की जानी चाहिए। देश के सभी क्षेत्रों को आर्थिक सुविधाएं समान रूप से देनी चाहिए ताकि क्षेत्रीयतावाद को रोका जा सके। भाषा संबंधी जो विवाद है उसको जल्दी से जल्दी खत्म कर देना चाहिए। क्षेत्रीय भाषाओं को सम्मान देना चाहिए। देश के किसी क्षेत्र में किसी भाषा को जबरदस्ती लादा ना जाए। इसके अलावा जो है प्रचार के विभिन्न साधनों के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों के साथ समान बर्ताव किया जाए। केंद्रीय मंत्रिमंडल में सभी क्षेत्रों से समान प्रतिनिधित्व हो। तो ऐसा होने पर क्या होगा कि भाई थोड़ा बहुत क्षेत्रीयतावाद कम होगा। भारतीय संघ की जो संकीर्ण भावनाएं है उसको दूर की जाए, जहाँ तक संभव हो सके व्यवहारिक हो, सभी क्षेत्रों, सभी भाषाओं, सभी जातियों, सभी धर्मों की आकांक्षाओं की पूर्ति करें। तो ऐसे में क्षेत्रीयतावाद का परिणाम जो है एक प्रकार से जो दुष्परिणाम दिखाई पड़ता है वो कम हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न आपका आ चुका है कि वर्तमान समय में मतदान व्यवहार को कौन कौन से तत्व निर्धारित कर रहे हैं, फटाफट से बताएंगे। वर्तमान समय में मतदान व्यवहार को कौन कौन से तत्व निर्धारित कर रहे हैं भाई। तो मतदान व्यवहार एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा या जिसके अंतर्गत जो मतदाता होते हैं, जो वोट देने वाले होते हैं, वो कुछ बातों से प्रभावित होकर के अपना मत जो होते हैं किसी व्यक्ति को, किसी पार्टी को दे देते हैं। जिन तत्वों से प्रभावित होकर के मतदाता वोट को देते हैं वही तत्वों के बारे में आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, यानी कि आखिरकार किन लुभावना, किन चीज़ों के कारण से लोग वोट देते हैं कि भाई मुझको मोदी जी को ही वोट देना है, मुझको जो है अखिलेश यादव को या फिर राहुल गांधी को वोट देना है। ये आप जो है एक प्रकार से क्यों सोचते हैं, क्या उनके द्वारा कुछ चीज़ें बताई जाती हैं जो कि आपको अच्छी लगती हैं उसीलिए आप वोट देते हैं। तो वही चीज़, यानी किन तत्वों से आप प्रभावित होते हैं। सबसे पहली बात, आप इससे प्रभावित होते किसी पार्टी को वोट देने के लिए कि राष्ट्रीय भावना उस पार्टी में कितनी है। क्योंकि अगर आप कोई पार्टी है राष्ट्रीय भावना को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ती है तो आप उसको वोट देते हैं। जैसे कि जो एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आप देखते हैं, तो इसी प्रकार से अन्य पार्टियां भी, यानी जो देश के लिए कार्य करेगी तो उसको लोग ज़्यादा वोट देंगे। दूसरी बात है धार्मिक मुद्दे। धार्मिक मुद्दों पर भी वोट खूब मिलता है भारत में, तो धार्मिक मुद्दों पर वोट बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है। तीसरी बात ये जातिगत भावना भी लोग देखते हैं कि भाई फलाने जो खड़ा है चुनाव वो कौन से जाति का है, तो लोग जाति भी देखते हैं, अपना धर्म देखते हैं और राष्ट्रीय भावना भी देखते हैं उसके अंतर्गत। ठीक है।
चौथी बात, वो किस क्षेत्र से, क्षेत्रता की भावना भी एक प्रकार से इसके कारण से भी लोग वोट देते हैं। इसके अलावा पांचवी बात, कुशल नेतृत्व और व्यक्तित्व। अगर नेता अच्छा है, उसका व्यक्तित्व अच्छा है, उसका नेतृत्व अच्छा है, वो अच्छा नेता है, अच्छा व्यक्ति है, तो उसको वोट देते हैं लोग। छठा बात, इसलिए वो लोग वोट देते हैं क्योंकि भाई भतीजावाद, यानी अगर कोई भाई भतीजावाद है, एक प्रकार से मान लेते हैं कि भाई भतीजावाद राजनीति में खूब चलता है, एक प्रकार से आप देख ही रहे होंगे। सातवीं बात यह है कि जो है क्षेत्र का विकास अगर आपके किया गया है उस नेता के द्वारा तो आप उसको वोट देंगे। इसके अलावा आठवां तत्व ये होता है जिससे कारण से हम और आप वोट देते हैं, जनहित में अगर कार्य करने की भावना होती है, जनता के हित में काम करने की भावना होती है उस नेता की, तो हम उसको वोट देते हैं। तो एक प्रकार से कई सारे तत्व हैं जिसके आधार पर भारत में या वर्तमान समय में जो है लोग वोट देते हैं। क्लियर, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। देखें अगला प्रश्न आपका आ चुका 10वां नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत में दल परिवर्तन के मूल कारण बताएं। भारत में दल परिवर्तन के मूल कारण क्या है भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो भारत में दल परिवर्तन का मूल कारण कई सारे हैं। सबसे पहला कारण ये है कि दलों में आंतरिक गुटबंदी हो जाती है और इसके कारण से दल परिवर्तन हो जाता है। गुटबंदी मतलब क्या क्या होता है कि सभी दलों में गुटबंदी देखने को आजकल भी आपको मिल रही होगी। आपने जो महाराष्ट्र में सरकार थी वहां पर गुटबंदी आपने देखी होगी। तो इसी प्रकार से गुटबंदी जो होती है दल परिवर्तन का एक सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होती है। और जिस गुट की उपेक्षा की जाती है वह गुट जो होता है क्या करता है, दल परिवर्तन कर लेता है। जैसे कि महाराष्ट्र में भाजपा से आकर के मिल गए, देवेंद्र फडणवीस के साथ और सरकार बना ली। तो एक प्रकार से ये दूसरी बात आप देखते हैं, दूसरा मूल कारण ये है भारत में दल परिवर्तन का कि पद का आकर्षण, यानी क्या होता है कि पद जो होता है, जो बड़े बड़े पद का आकर्षण जो होता है वो ज़्यादा होता है लोगों को। दल परिवर्तन करने से क्या होता है, मंत्री पद आसानी से मिल जाता है कि भाई भाजपा कहेगी भाई मुझे तुमको इस मंत्री पद को मैं दे दूंगा, तो कांग्रेस पार्टी छोड़कर चला गया। कांग्रेस पार्टी बोलेगी भाई तुमको ये पद मैं दे दूंगा जब चुनाव जीतूंगा तब, तो उसमें आ जाएगा। इस प्रकार से क्या होता है, थोड़ा सा लुभावना, थोड़ा सा एक प्रकार से जब मिलेगा कि पद मिलेगा हमको, कोई मंत्री पद मिल जाएगा या कोई बड़ा पद मिल जाएगा, तो इसलिए लोग छोड़ करके चल देते हैं। तीसरी बात यह है कि आर्थिक लाभ भी लोग देखते हैं। दल परिवर्तन का एक कारण धन है और दल परिवर्तन करते समय विधायकों और सांसदों की बिक्री भी हो जाती है, यानी पैसे से खरीद लेते हैं बड़े बड़े जो नेता होते हैं। चौथी बात यह है कि भाई नैतिकता का अभाव होता है। हमारे देश में राजनीतिक दलों का निर्माण नीतियों और सिद्धांतों के आधार पर नहीं होता है बल्कि सत्ता प्राप्त करने के लिए होता है। जब ऐसा लाभ मिलने की संभावना किसी दल में होती है तो सदस्य उसी में चले जाते हैं, यानी नैतिकता का अभाव होता है, मोरलिटी का अभाव है। हमारे यहाँ पर नेता का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, नेता पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा है और भारत का नागरिक हो, 25 साल की उम्र पूरा कर चुका हो, 35 साल का अगर राष्ट्रपति वगैरह के लिए तो 30-35 साल की उम्र की बात की गई है। बाकी तो सारा वैसे है, आप पढ़े लिखे हैं नहीं, आप पागल ना हो, दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, आप बन सकते हो नेता, चुनाव भी लड़ सकते हो। ठीक है। पांचवा एक बात यह है कि शासन दल का कम बहुमत होता है। अगर शासक दल का कम बहुमत हुआ तो इससे भी दल परिवर्तन हो जाता है, यानी जो दल सत्ता में है उसे कम बहुमत मिलना जो है दल परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारण होता है। 1999 में क्या हुआ था, भाजपा को लोकसभा में कम बहुमत मिला और इसी कारण से दल परिवर्तन का एक प्रकार से बहुत बड़ा कारण भी बन गया था उस समय। छठा कारण ये है दल परिवर्तन का कि दल का नेतृत्व दीर्घकालीन होना चाहिए, मतलब दीर्घकालीन होता है। तो जब किसी नेता में नेतृत्व काफी लंबा हो जाता है तो उसके खिलाफ लोग दल परिवर्तन कर देते हैं। तो एक प्रकार से कई सारा कारण मैंने बताया दल परिवर्तन का भारत में, ये आपसे पूछेगा तो आसानी से लिख पाएंगे। तो एक प्रकार से तमाम सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्नों से अवगत करवाऊंगा, उसके बाद में फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में चर्चा करूंगा। देखिए मैं यहाँ पर चूंकि टेक्निकल इशू चल रहे हैं, समय कट जाता है वीडियो बीच में, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पर केवल 5 प्रश्नों के उत्तर को नहीं बाकी सभी प्रश्नों पर चर्चा करने का प्रयास करूंगा, सभी के उत्तर को बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग इन प्रश्नों को मतलब प्रश्नों को देख लें कि कई भाई कैसे कैसे प्रश्न आपके आने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में मैं अभी सभी प्रश्नों पर चर्चा करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले समझ ले, खंडवाद से आपके 8 प्रश्न दिए जाते हैं, केवल 5 प्रश्न आपको करने होंगे, 200 शब्दों में इन प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है, बात आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न देखेंगे, पहला है आपका भारतीय संविधान में अर्धसंघात्मक शासन पर प्रकाश डालिए। भारतीय संविधान में अर्धसंघात्मक शासन पर प्रकाश डालने को लेकर के प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न देखेंगे, दल प्रणाली के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको एकदम से रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया तीसरा नंबर, संविधान में 11वीं अनुसूची किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। 73वें संवैधानिक संशोधन पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ भी है। अगला क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया भाई चौथा नंबर देखेंगे, दबाव समूहों के प्रमुख कार्य बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाला है। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है कि भारत में चुनाव सुधारों पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है कि भारत में क्षेत्र के आधार पर स्वायत्त प्रदेशों की मांग किस प्रकार से की जा रही है, इसको बताएं। बहुत बढ़िया प्रश्न है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है, देखेंगे कि धर्मनिरपेक्षता पर इस समय क्यों विवाद हो रहा है, विवाद अधिक हो रहा है, इसको बताएं। निश्चित तौर पर इस पर भी चर्चा करने को लेकर के प्रश्न मतलब कि मैं करूंगा और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है कि राष्ट्रीय दल किसे कहते हैं, भारत में राष्ट्रीय दलों के नाम बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, केवल 2 प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ से करने हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे केवल 2 प्रश्नों के उत्तर करने हैं, ओके। खंडसा से 4 प्रश्न आपको दिए जाते हैं, 5-5 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को करना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, देखेंगे। पहला प्रश्न है कि 1935 का भारतीय शासन अधिनियम लोकतांत्रिक प्रक्रिया स्थापित करने में कहाँ तक सफल रहा है, ये प्रश्न बताएं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। अगला क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो है कि महिलाओं के कल्याण के लिए सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर प्रकाश डालिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। वही नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है कि निर्वाचन आयोग की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। वही नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, चौथा नंबर और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, कि भारतीय राजनीति में भाषा से जुड़ी जो राजनीतिक समस्या हो रही है उन समस्याओं पर आपको प्रकाश डालना है। तो एक प्रकार से इतने क्वेश्चन पेपर आपके मतलब कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बता दिए। आपको बता दूं, मैं अब लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को बताने का आपको प्रयास करता हूं, विस्तार समझने का प्रयास। उससे पहले शिक्षा शास्त्र का जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है, शिक्षा शास्त्र का वीडियो देख लीजिएगा। 3rd सेमेस्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको देख लीजिएगा। सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर है, इसी प्रकार जिस प्रकार से पॉलिटिकल साइंस का है, इसी प्रकार से हिंदी का भी देख लीजिएगा। ये मॉडल पेपर आपको समझ मैंने दे दिया है। इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर प्राचीन इतिहास से लेकर के मध्यकालीन इतिहास तक मैंने दे दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी और जिस सब्जेक्ट का आपका पेपर जैसे लगे होगा मैं उसके लिए वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। बाकी सभी का एक मॉडल पेपर हो चुका है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलें अब मैं प्रश्नों के उत्तर को समझने का प्रयास करता हूं लघु उत्तरीय टाइप के, ठीक है। पहला प्रश्न आपका लघु उत्तरीय का क्या है कि भारतीय संविधान में अर्धसंघात्मक शासन पर प्रकाश डालिए। अर्धसंघात्मक शासन क्या होता है इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। भारत अर्धसंघीय व्यवस्था, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय संविधान को कुछ विचारकों ने अर्धसंघात्मक सरकार भी कहा या अर्धसंघात्मक कहकर के भी पुकारा है। यद्यपि भारत में संघात्मक शासन है, भारत में संघात्मक शासन को अपनाया गया है, लेकिन इसमें कुछ लक्षण एकात्मक शासन के भी दिखाई पड़ते भारतीय संविधान में। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जिन्हें मतलब जिनसे राज्य सरकारें जो है निरंकुश ना हो, राज्य सरकारों पर पूर्णतः नियंत्रण हो, किसका, केंद्र सरकार का। इसीलिए इन चीजों को किया गया है। यानी भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक कहा जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक भी है चूंकि इसमें संघात्मक जो है गुण भी विद्यमान है, लेकिन यहाँ पर एकात्मक शासन के भी गुण विद्यमान है, इसलिए इसको हम अर्धसंघात्मक बोल सकते हैं, ठीक है। और संविधान में उल्लेख भी किया गया इस बात का। सबसे पहली बात क्या है, संविधान अपना कैसा है, भारतीय संविधान लिखित संविधान है और निर्मित संविधान है, इसीलिए अर्धसंघात्मक व्यवस्था पर आप देखते हैं ज्यादा फोकस होता है। दूसरी बात यह है कि केंद्र और राज्य के मध्य में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन कर दिया गया कि भाई किस क्षेत्र पर या किस वस्तुओं पर या किन चीजों पर राज्य सरकार कानून बनाएगी और किस चीजों पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, इस बात का बंटवारा हो चुका है, स्पष्ट क्लियर संविधान में लिखा हुआ है। तीसरी बात यह है, देखिए समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची, इन तीनों सूचियों में कानून अलग अलग बना दिए गए हैं। राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है, केंद्र सूची पर केंद्र सरकार और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है। लेकिन अगर केंद्र सरकार कानून बना दे और राज्य सरकार भी कानून बना दे तो मान किसका होगा, केंद्र सरकार का मान होगा। या फिर अगर राज्य सरकार कोई कानून बनाए है किसी मुद्दे पर और केंद्र सरकार चाह रही है कि भाई उस पर दूसरा कानून बनना चाहिए और केंद्र सरकार कानून बनाती है तो राज्य सरकार का कानून भंग हो जाएगा और केंद्र सरकार का कानून चालू हो जाएगा, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तीसरी बात यह कि केंद्र और राज्य की अलग अलग सरकारें हैं, ये भी दर्शाती कि अर्धसंघात्मक व्यवस्था है। चौथी बात यह है कि संविधान की सर्वोच्चता है, यह भी एक प्रकार से अर्धसंघात्मक व्यवस्था को डिनोट करती है। इसके अलावा पांचवा एक प्रकार से पॉइंट ये लिख सकते हैं कि न्यायपालिका की निष्पक्षता। भारत में आप देखते हैं न्यायपालिका निष्पक्ष है एकदम से, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भारतीय संविधान को संघात्मक कहा जाता है इन्हीं कारणों से, यानी जो कारण मैंने आपको ये बताया ये संघात्मक चीजों हैं, क्योंकि लिखित और निर्मित संविधान है इसीलिए संघात्मक है व्यवस्था। केंद्र और राज्य के जो बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, इससे भी संघात्मक व्यवस्था को एक प्रकार से चीजें क्लियर होती हैं। इसके अलावा केंद्र और राज्य की अलग अलग सरकारें हैं, इससे भी संघात्मक व्यवस्था बताती है। संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की निष्पक्षता, ये सब एक प्रकार से संघात्मक व्यवस्था के लक्षण हैं। जबकि आप देखते हैं जो कुछ संविधान के एकात्मक शासन के लक्षण उसको मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। एकात्मक शासन का लक्षण ये है कि संविधान के द्वारा शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में किया गया है, अवशिष्ट शक्तियां जो है केंद्र को सब सौंप दी गई, यानी जो शक्तियां बच रही हैं
या भी जो शक्तियां आपकी मतलब बच रही है कानून बनाने के बाद में, सारी की सारी शक्तियां केंद्र के पास ही निहित है, यानी केंद्र को पावरफुल रखा गया है। दूसरी बात यह है कि किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार केंद्र को है, किसी राज्य को नहीं है। तीसरी बात यह है कि किसी भी राज्य को विभाजित करने का अधिकार केंद्रीय संसद को ही दिया गया है। जैसे जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग किया गया तो ये केवल केंद्र सरकार ही कर सकती थी, राज्य सरकार इसको नहीं कर सकती थी। चौथा बताया गया है ये बात संविधान में कि देश के सभी नागरिकों को इकहरी नागरिकता प्राप्त है, यानी एकल नागरिकता है, और वह भारत की नागरिकता है। किसी राज्य के आप नागरिक नहीं है, आप यूपी के नागरिक नहीं हो, आप एमपी के नागरिक नहीं हो, आप बिहार के नागरिक नहीं हो, आप जो है भारत के नागरिक हो, आप यूपी के निवासी हो, आप जो है बिहार के निवासी हो, आप महाराष्ट्र के निवासी हो, ना कि आप वहाँ के नागरिक हो। आप नागरिक केवल भारत के हो। भारत में इकहरी नागरिकता है जबकि दोहरी नागरिकता है अमेरिका में, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो एकल नागरिकता भारत को एक क्या बनाती है, एकात्मक शासन की ओर ध्यान दिलवाती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पांचवा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि भारतीय संविधान संकट काल में पूरी तरह से एकात्मक हो जाता है। तो यह भी यानी राष्ट्रीय आपातकाल लगा देना हुआ, राष्ट्रपति शासन हुआ, वित्तीय आपातकाल, तो ये भी एक प्रकार से राष्ट्रीय मतलब का एकात्मक शासन के एक प्रकार से और इंगित करता है, ठीक है। इसके अलावा छठी बात यह है कि राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बना रहता है, यानी राज्यपाल का कोई समय सीमा नहीं होती है, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक राज्यपाल उस अपने पद पर बना रहेगा, ठीक है। सातवीं बात यह है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन दौर में जब राष्ट्रपति का शासन लगता है राज्य में, तो राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति जो कहेगा यानी केंद्र सरकार जो कहेगी वही करेगा, ठीक है। आठवीं बात यह है कि उच्च सदन अर्थात राज्यसभा, उसमें राज्यों का समान प्रतिनिधित्व तो नहीं दिया गया है, उसका आधार जनसंख्या रखा गया, यानी जनसंख्या के आधार पर राज्यों की जो राज्यसभाएं हैं, मतलब कि जो देश की राज्यसभा है, राज्यसभा और लोकसभा दो सदन होते हैं संसद के, तो राज्यसभा में सदस्यों का प्रतिनिधित्व है वो संख्या के आधार पर किया गया है। नवीं बात यह है कि केंद्र शासित प्रदेशों पर भारत सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है और इन क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा प्रयुक्त प्रशासक के माध्यम से किया जाता है। तो ये सब एकात्मक शासन के लक्षण है। इससे पहले 5 मैंने संघात्मक शासन के लक्षण को बताया था। तो इस प्रकार से चूंकि भारत में एकात्मक शासन भी है और आपका मतलब कि जो है संघात्मक शासन भी है, और इसीलिए इसको भारतीय संविधान को हम क्या बोलते हैं, अर्ध संघात्मक व्यवस्था बोलते हैं, चूंकि इसमें दोनों व्यवस्थाएं विद्यमान है। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी उसमें एकात्मक लक्षण दिखाई देते हैं। केंद्र सरकार को शक्तिशाली इसलिए बनाया गया जिससे देश की एकता और अखंडता जो है कायम रहे। संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों जो है प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं और इसीलिए भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक कहा गया है। ये इस प्रश्न का उत्तर हुआ। समझ में आ गई बातें। अगला प्रश्न आप देखते हैं, दल प्रणाली के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। प्रश्न आपका बढ़िया है, दल प्रणाली के विभिन्न रूप। दल प्रणाली के विभिन्न रूप कौन कौन से, देखें अध्ययन की सुविधा के हिसाब से दलों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 रूप होते दल के, कौन कौन से, एक तो होता है एक दलीय, एक होता है द्विदलीय, एक होता है आपका बहुदलीय, ठीक है। तो एक दलीय प्रणाली मतलब क्या होती है, आप देखते हैं जब पहला जो है महाविश्व युद्ध हुआ, पहला विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद एक दलीय प्रणाली का उदय हुआ। जैसे रूस, जर्मनी, इटली, चीन या कई यूरोपीय देशों में भी इस प्रकार के शासन प्रचलित जो है हुए उस समय। और एक दलीय शासन में राज्य में कोई अन्य दल नहीं होता है, यानी पूरे के पूरे देश में एक ही दल होता है, वे अन्य दल का अस्तित्व ही सहन नहीं कर सकते। यही दल जो होता है शासक होता है। यद्यपि ये लोग जनता के समस्त वर्गों से अपने सदस्य चुनते हैं, लेकिन इस प्रकार के एक दलीय शासन अधिनायक तंत्र कहलाता है। और एक दलीय प्रणाली जनता की जो है अपेक्षा शासकों के आदेशों को महत्व देता है, यानी कि चीन, रूस, जर्मनी, इटली, इन सभी में आप देखते हैं एक दलीय प्रणाली है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो होता है द्विदलीय प्रणाली। द्विदलीय प्रणाली क्या होती है, ये प्रजातंत्र की सफलता के लिए दल प्रणाली आवश्यक है और विभिन्न देशों में दल प्रणाली में की जो अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। द्विदल प्रणाली के में आप देखते हैं मतदाता प्रत्यक्ष रूप से इस बात का निर्णय करते हैं कि देश में किस दल का शासन उचित होगा। यह प्रणाली जनता को शासन के निर्माण और उसकी नीतियों पर अधिक नियंत्रण रखने की क्षमता प्रदान करती है, इसीलिए अधिक प्रजातंत्रात्मक होता है द्विदलीय प्रणाली। द्विदलीय प्रणाली मुख्य रूप से इसमें 2 दल होते हैं। आप देखते हैं शासन शक्ति इन्हीं दोनों में से किसी एक के पास जो है रहती है। एक दल सत्ता में होता है तो दूसरा दल उसका विपक्षी होता है। जैसे ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इन सभी में द्विदलीय शासन प्रणाली जो है विद्यमान है। द्विदलीय प्रणाली के गुण भी हैं, दोष भी हैं। गुण यह होता है द्विदलीय प्रणाली का कि सरकार की स्थिरता अस्वाभाविक होती है।
शासन में नीति की एक रस्ता हो जाती है, शासन की आबाद गति होती है, इसका गुण है द्विदलीय प्रणाली का। सरकार का स्पष्ट उत्तरदायित्व होता है, निर्वाचन की सरलता होती है, संगठित विरोध भी होता है द्विदलीय प्रणाली का। तो ये सब गुण है। दोष ये होता है द्विदलीय प्रणाली का कि मानव स्वभाव के दो भागों में विभाजन हो जाता है, कार्यकारिणी की तानाशाही हो जाती है, विधानमंडल की प्रतिष्ठा कम हो जाती है, दूषित प्रणाली को प्रोत्साहन में हो देती है एक प्रकार से। तो ये द्विदलीय प्रणाली के बारे में। और तीसरी जो होती है बहुदलीय प्रणाली। जिन देशों में दो से अधिक राजनीतिक दल होते हैं उसे बहुदलीय प्रणाली कहते हैं। जैसे कि इसमें अपना भारत देश आता है, ठीक है, भारत हो गया, फ्रांस हो गया, हॉलैंड, इटली, कनाडा, ये सब बहुदलीय प्रणाली जो है इसमें पाई जाती है। और जिन देशों में राजनीतिक दलों की संख्या जो होती है अधिक होती है वहाँ इस बात का पूर्ण निश्चय लगभग असंभव होता है कि शासन की सत्ता किस दल के हाथ में जाएगी। इसके अतिरिक्त कभी कभी मिश्रित मंत्रिमंडल की नीति भी विभिन्न दलों के पारस्परिक समझौते के साथ बन जाया करती हैं, गठबंधन के साथ सरकारें बना ली जाती हैं। तो ये बहुदलीय प्रणाली का लाभ ये होता है कि मतदाताओं की अधिक स्वतंत्रता होती है, वो किसी भी प्रणाली में वोट दे सकते हैं, किसी भी दल को वोट दे सकते हैं। दूसरी बात ये है कि तानाशाही संभव नहीं हो पाती यहाँ पर, ठीक है। तीसरी बात यह है कि सभी विचारधाराओं का व्यवस्थापिका में प्रतिनिधित्व होता है। इसके अलावा राष्ट्र दो विरोधी गुटों में नहीं बढ़ता, इससे कई सारी विचारधाराएं होती हैं, कई सारे दल होते हैं, तो दो विचारधाराओं में नहीं बढ़ता है, ठीक है। बहुदलीय प्रणाली का दोष भी है। पहला दोष ये कि शासन में अस्थिरता आती बहुदलीय प्रणाली से, ठीक है। इसके अलावा शक्तिशाली विरोधी दल का अभाव भी यानी कमी हो जाती है। इसके अलावा कार्यपालिका की निर्बल स्थिति हो जाती है, कार्यकुशलता में कमी भी आ जाती है, दीर्घकालीन नियोजन संभव नहीं हो पाता। जैसे कि आज देखते हैं भारत में कांग्रेस जो है विपक्ष अच्छे तरीके से नहीं विपक्षता कर पा रहा है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो कहीं ना कहीं पे विपक्ष का होना भी जो है मजबूती होना बहुत आवश्यक होता है किसी भी प्रजातंत्र में। अगला प्रश्न आपका है, तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे संविधान में। तो एक प्रकार से दल प्रणाली जो है एक प्रकार से प्रजातंत्र की सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक दल प्रणाली से दल का अधिनायकवाद होता है, बहुदल में सरकार की अस्थिरता की नीति में विषमता तथा अस्पष्टता से सरकार शासन में बार बार गत्यारोध होता है, मतदाता भ्रमित हो जाता है। तो कई प्रकार की चीज़ें होती। तो एक प्रकार से क्या होता है कि दल प्रणाली के तमाम रूपों के बारे में मैंने आपको समझा दिया। प्रश्न अगला आपका क्या आ चुका है कि संविधान में 11वीं अनुसूची किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, सबसे पहले आपको बताना है। 73वें संवैधानिक संशोधन पर आपको प्रकाश डालना है। तो प्रश्न आपसे पूछा गया, तो वैसे तो जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ी गई, पंचायती राज व्यवस्थाओं को इसमें शामिल किया गया, ठीक है। और इसमें ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में, उसका अधिकार क्या होगा, ग्राम पंचायतों की शक्तियों का बंटवारा, तमाम प्रकार की चीज़ों को बताया गया। ग्राम पंचायतों को अब संवैधानिक दर्जा दे दिया गया 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायतों के बारे में ही बताया गया है, उनका चुनाव कार्यकाल समाप्त, तमाम प्रकार की चीज़ें के बारे में बताया गया। इसके लिए एक राज्य का निर्वाचन आयोग का गठन किया गया और इनको राज्य सरकार से वित्तीय सहायता मिलती रहे। ये एक प्रकार से सारी चीज़ें बताई गई इसमें 73वें संविधान संशोधन में। ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए दिसंबर 1992 में 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। 1993 में संसद के दोनों सदनों से विधेयक पारित हो जाता है और पारित होने के बाद में राष्ट्रपति के पास जाता है। कोई भी विधेयक ऐसे ही पारित होता है, इसके बाद में राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद में संवैधानिक दर्जा मिल जाता है किसी भी विधेयक को, ठीक है। 1994 में क्या होता है, 1994 ईस्वी में पूरे देश में लागू हो जाता है। उत्तर प्रदेश में इस अधिनियम के तहत 1995 ईस्वी में चुनाव करवाए गए। 73वें संविधान संशोधन की मुख्य बात यह रही है कि इसमें हमको प्रकाश ही डालना है। तो 73वें संविधान संशोधन की मुख्य बात क्या रही, पहली बात ये रही कि पंचायती राज व्यवस्था का गठन त्रिस्तरीय आधार पर किया गया। ग्राम पंचायत पहला, ठीक है, दूसरा हो गया आपका क्षेत्र पंचायत, तीसरा हो गया आपका भाई जिला पंचायत, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान भी किया गया। प्रत्येक स्तर पर सभी वर्गों के लिए 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित भी किया गया। तीसरी विशेषता इस संवैधानिक संशोधन की यह है 73वें की कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया, ठीक है। इसके बाद में यदि कोई स्थान समय से पूर्व रिक्त हो जाता है तो 6 माह के अंदर में फिर से चुनाव करवाया जाएगा। 6 माह तक का समय दिया जाता है, यानी मान लेते हैं कोई कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही भंग हो जाता है कार्यकारिणी, तो उस पर राज्यपाल शासन करेगा, 6 महीने के अंदर वो चुनाव करवाएगा, ठीक है। पांचवी बात यह है चौथी बात यह है कि पंचायतों को वित्तीय अनुदान राज्य सरकार से मिलेगा। ये बात भी बताएगी पंचायतों को कौन सरकार देगा, राज्य सरकार से वित्तीय अनुदान मिलेगा। पांचवी बात ये इसमें बताई गई, विशेषता इसकी ये है खासकर 73वें संविधान संशोधन की कि पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव करा लिया जाएगा।
छठी बात इसमें ये बताई गई कि राज्य के लिए एक निर्वाचन मतलब एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है, जिसे पंचायतों के चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सातवीं बात इसकी मुख्य बात यह थी कि पंचायतों के कार्यों का उल्लेख 11वीं अनुसूची में किया गया है। पंचायत के कार्य क्या बताए गए हैं, उसमें उसमें इस जो है 18 मद का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची में 18 प्रकार के कार्यों के बारे में बताया गया है। मैं आपको यहाँ पर वैसे बता ही दे रहा हूँ। पहला कार्य है कृषि का विस्तार करना, दूसरा कार्य है भूमि सुधार और मृदा का संरक्षण करना, तीसरा कार्य क्या है इसका, लघु सिंचाई और जल प्रबंध, चौथा कार्य क्या है, पशुपालन, दुग्ध उद्योग और कुक्कुट पालन, ठीक है। पांचवा उद्देश्य क्या है, मत्स्य उद्योग। छठा कार्य क्या है, सामाजिक वनोद्योग और फार्म उद्योग। सातवां इन लोगों का कार्य है लघु वन उद्योग। आठवां कार्य है आपका लघु उद्योग। और नौवां कार्य है खादी ग्राम और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। 10वां कार्य है ग्रामीण आवास। 11वां है पेयजल पंचायती राज व्यवस्था में मतलब पंचायत के कार्य बताए गए हैं। 12वां कार्य पंचायत का है ईंधन और चालक की व्यवस्था। 13वां कार्य आपका कौन सा है, 13वां कार्य है आपका सड़क पुल पुल मतलब पुल बनाना, पुलिया, नौघाट, जलमार्ग, संचार के तमाम सारे साधनों का निर्माण करवाना। इसके अलावा 14वां कार्य है गरीबी जो है ग्रामीण विद्युतीकरण करना। 15वां कार्य है गैर पारस्परिक ऊर्जा स्रोत को तैयार करना। 16वां कार्य है गरीबी का उन्मूलन करना, गरीबी को खत्म करना। 7वां कार्य लोगों का है शिक्षा के लिए प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय की देखभाल करना। 18वां कार्य है तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध करना। तो एक प्रकार से 18 कार्य 18 मद जो है एक प्रकार से 18 कार्य है जो है किसके पंचायती मतलब पंचायतों के ग्राम पंचायतों के, उसको मैंने आपको बता दिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा सकता है एग्जाम में, देखेंगे सभी लोग आपकी स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है। चौथा नंबर प्रश्न है दबाव समूहों के प्रमुख कार्य बताइए। दबाव समूह जो होते हैं प्रेशर ग्रुप्स इनको कहते हैं। दबाव समूह क्या करते हैं, ये राजनीतिक दलों पर या शासन सत्ता पर क्या करते हैं, दबाव डाल करके जनता के हित को करवाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो आज के युग में दबाव समूह की भूमिका काफी ज्यादा बढ़ गई है, इसीलिए उसके द्वारा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए जाते हैं। दबाव समूह के द्वारा कई सारे कार्य किए जाते हैं। तो आपसे कार्य ही पूछा गया, प्रमुख कार्य क्या क्या है। पहला कार्य दबाव समूह का ये हो सकता है कि अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए ये लोग प्रयत्न करते हैं, दबाव समूह के लोग। दूसरे काम ये होता है दबाव समूह मतलब जैसे अखिल भारतीय विद्या परिषद हो गई या हिंदू महासभा या एक प्रकार से जो है कई प्रकार की जो सेनाएं होती है, जो एक प्रकार से जो ग्रुप्स होते हैं उन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। किसान का हो गया, मजदूरों का संघ हो गया, ये सब, ठीक है, ये सब होते हैं प्रेशर ग्रुप, इन्हीं को दबाव समूह कहते हैं। क्लियर। दूसरा काम होता है जनमत के निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं। तीसरा कार्य इनका होता है कि लोकतंत्र के संचालन में सहायता प्रदान करते हैं ये लोग। इसके अलावा चौथा काम होता है दबाव समूहों का कि कार्यपालिका की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाते हैं। कार्यपालिका अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकती, उस पर प्रतिबंध लगाने का काम दबाव समूह करते हैं। धरना देते हैं, दबाव डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, ठीक है, इसलिए इनका नाम प्रेशर ग्रुप ही है। पांचवा काम इनका है कि विधि निर्माण में सहायक भी होते हैं। कानून बनाने में भी, कानून अगर कोई गलत कानून बनाए, संविधान के खिलाफ कानून बना, संविधान में वो बातें नहीं मेंशन है, संविधान के को ध्यान में नहीं रख करके कानून बनाया गया, तो उस पर क्या होता है तर्क वो देते हैं, उस पर उसमें एक प्रकार से खास करके निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाते हैं और जो है विधि निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं। छठवां कार्य इनका ये है दबाव समूह का कि जो है दबाव समूह क्या करते हैं, निर्वाचन कार्य में सहायता देते हैं। सातवां कार्य इनका है कि राजनीतिक चेतना के निर्माण में सहायता देते हैं। व्यक्ति और सरकार के बीच में संचार का माध्यम का कार्य करते हैं। तो ये कई प्रकार के कार्य हो गए, इतना आप लिख देंगे हो जाएगा आपका। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में चुनाव सुधारों पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। भारत में चुनाव सुधारों पर संक्षिप्त प्रकाश आपसे डालने के लिए प्रश्न पूछा गया है। तो भारत में अब तक लोकसभा के 14 आम चुनाव हो चुके हैं और इन सभी चुनावों में कुछ कमियां देखने को मिली हैं और इसीलिए समय समय पर आप देखते हैं चुनाव में सुधार करने के लिए, सुझाव देने के लिए तमाम प्रकार की समितियां बनाई गई, तमाम प्रकार के आयोग बनाए गए हैं और इन आयोगों ने क्या किया है, अपने सुझाव सरकार को दिया है। लेकिन उस पर कुछ सुझावों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया सरकार के द्वारा, ये बातें आप भी ध्यान रखेंगे। एक समिति बनी थी तारकुंडे समिति। तारकुंडे समिति एक प्रकार से तारकुंडे उनका नाम है, न्यायाधीश थे वो, महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे तारकुंडे जी। बी.एम. तारकुंडे इनका पूरा नाम है, इन्होंने अध्यक्षता की थी समिति की। तारकुंडे समिति बताई, उसने कहा था कि पहली बात तारकुंडे समिति की थी चुनाव सुधारों को लेकर के कि मतदाता की जो मताधिकार है उसकी आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी जाए। दूसरी बात तारकुंडे समिति की सिफारिश यह थी कि चुनाव में राजनीतिक दल अपनी अपनी जो है व्यय का ब्यौरा रखें। तीसरी बात उन्होंने बताई तारकुंडे समिति की कि राजनीतिक दलों को सरकार की तरफ से चुनावी खर्च दिया जाएगा। चौथी बात ये बताई मतलब सिफारिश की गई कि चुनाव के समय सरकार केवल काम चलाऊ रूप में कार्य करेगी, ये बात भी बताई गई। इसके अलावा पांचवी बात इस सिफारिश में रखी गई कि निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। तो
तो मुख्य चुनाव आयुक्त तो जो है श्यामलाल सकधर के भी सुझाव इसमें आते हैं। तो दूसरी जो आपकी सुझाव कमेटी है वो कौन सी है? मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे उस समय श्याम लाल सकधर, उन्होंने सुझाव दिए थे। उन्होंने क्या सुझाव दिए थे? 9 जुलाई 1981 ईस्वी को चुनाव सुधार को लेकर के कुछ सुझाव दिए थे। पहला सुझाव उन्होंने बताया था मतदाताओं को परिचय पत्र दिया जाए, और दूसरी बात उन्होंने कहा था कि चुनाव खर्च राज्य सरकारें वहन करेंगी, ये बताया था। तीसरी समिति आती है इसको लेकर के दिनेश गोस्वामी समिति, चुनाव के सुधारों को लेकर के। दिनेश गोस्वामी समिति जो है 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने अपने कानून मंत्री दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में एक समिति गठन करी, और इस समिति के भी कई सारे सुझाव हैं। पहला सुझाव इस समिति का था कि बूथ कब्जे की स्थिति में पुनर्मतदान करवाया जाए। दूसरी बात कही कि आरक्षित सीटों में परिवर्तन होना चाहिए। तीसरी बात इस कमेटी की थी दिनेश गोस्वामी समिति की कि निर्वाचन याचिकाओं का शीघ्र निस्तारण किया जाए। चौथी बात बताई कि इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का प्रयोग किया जाए। चौथी बात बताई पांचवी बात बताई कि रिक्त स्थानों के लिए 6 महीने के अंदर उपचुनाव करवाया जाए। छठी बात इस सिफारिश में कही कि दिनेश गोस्वामी समिति में कि मतदाताओं को फोटो परिचय पत्र दिया जाए। ठीक है, तो ये सरकार ने दिनेश गोस्वामी के अधिकांश सुझावों को स्वीकार भी कर लिया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में निर्वाचन आयोग के भी कई सारे सुझाव हैं। निर्वाचन आयोग 1992 में बात की जाए, इन्होंने सुझाव दिया। निर्वाचन आयोग का सुझाव आया 1992 में चुनाव सुधारों को लेकर के। पहला बात उस निर्वाचन आयोग के द्वारा बताई गई कि निर्वाचन आयोग को 1 सदस्यीय किया जाए। दूसरी बात बताई गई इसमें कि जाली मतदान रोकने के लिए मतदाताओं का परिचय पत्र एक प्रकार से दिया जाए, परिचय पत्र दिया जाए, मतलब कि ताकि जो है एक प्रकार से गलत तरीके से धांधली ना कर पाए, लोग फर्जी वोट ना डाल पाए। तीसरी बात है कि उम्मीदवारों की जमानत राशि जो है बढ़ाई जाए। चौथी बात यह है कि कोई भी उम्मीदवार एक स्थान से ही चुनाव लड़े, ये भी करा जाए। पांचवी बात की राजनीतिक चुनाव राजनीतिक दलों के आय व्यय का जो है एक प्रकार से ऑडिट होना चाहिए। तो कई प्रकार की चीज़ें बताई गई। क्लियर? तो ये तमाम सारे सुधार हुए। इसके बाद में चुनाव सुधार 2002 में भी आया। चुनाव सुधार न्यायिक आदेश लागू किया गया। जनप्रतिनिधित्व कानून संशोधन भी 2002 में ही हुआ। तो कई सारे तो चुनाव सुधार अध्यादेश को अब कानूनी दर्जा दे दिया गया है। अब निर्वाचन में उम्मीदवारों को अपना पर्चा दाखिल करते समय एक हलफनामा भरना पड़ता है, और जिसमें उन्हें अपनी आय, अपनी चल संपत्ति, शिक्षा, आपराधिक ब्यौरा सब कुछ उसमें देना पड़ता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, देखेंगे। भारत में क्षेत्र के आधार पर स्वायत्त प्रदेशों की मांग किस प्रकार की जा रही है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो भारत में क्षेत्र के आधार पर स्वायत्त प्रदेशों की मांग जो है किस प्रकार की जा रही है? देखें, इसकी भूमिका यह है कि वर्तमान समय में भारत में राजनीतिक क्षितिज जो है उस पर क्षेत्रवाद की भावना लगातार बढ़ती जा रही है। आज आज़ादी के बाद से ही आप देखते हैं भारतीय राजनीति में क्षेत्रता का बीज पनपने लगा था, लेकिन 1980 के बाद क्षेत्रता की भावना भारतीय राजनीति में जोर पकड़ने लगी, और आज क्षेत्रवाद की भावना जो है बहुत बढ़ गई है, ऐसा आप लिखेंगे। राष्ट्रीय मुद्दे उसे पीछे छूट चुके हैं। राष्ट्रीय मुद्दे को ध्यान में नहीं रखा जाता, क्षेत्रवाद को एक प्रकार से ध्यान में रख करके लोग क्षेत्रीय पार्टियां बहुत सारी गठित हो गई है। क्षेत्रीयतावाद से तात्पर्य एक ऐसी व्यवस्था से होता है जिसमें देश के किसी भाग में एक छोटा सा क्षेत्र आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक आदि कारणों से अलग अस्तित्व के लिए जागरूक हो जाता है। सामान्य रूप से क्षेत्रवाद का अर्थ किसी क्षेत्र के लोगों की उस भावना से होता है जिनके द्वारा वे अपने क्षेत्र विशेष के लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शक्तियों से अपनी वृद्धि चाहते हैं। ठीक है, अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं। भारत में 2 प्रकार के क्षेत्रीय आंदोलन चल रहे हैं। पहला, क्षेत्र विशेष को अलग राज्य बनाने की मांग चल रही है, जैसे कि गोरखालैंड अलग देश की मांग कर रहा है। ठीक है, पूर्वांचल अलग देश की मांग अलग राज्य की मांग कर रहा है। तो पहला गोरखालैंड का मुद्दा, दूसरा पूर्वांचल का मुद्दा, तीसरा जो है हरित प्रदेश का मुद्दा, चौथा है बोडोलैंड का मुद्दा। ठीक है, ये सब मांगे चल रही हैं। भारतीय संविधान के ढांचे के अंतर्गत कुछ चीजें की जा रही हैं। तो एक प्रकार से ये गोरखालैंड, पूर्वांचल, हरित प्रदेश और बोडोलैंड का मुद्दा एक और तो ये है। दूसरी ओर है भारतीय संविधान के ढांचे में बाहर अलग राज्य की मांग, जैसे कि खालिस्तान राज्य की मांग जो है की जा रही है, उल्फा की मांग, स्वतंत्र कश्मीर की मांग भी आप देखते हैं हो रही थी। तो ये सब अलगाववादी विचारधाराएं हैं जो भारत से अलग होकर के स्वतंत्र देश कायम करना चाहती है। तो एक तो भाई राज्य अलग बनाना चाह रही हैं और एक अलग देश की ही मांग कर रही हैं। तो एक प्रकार से ये चीजें थोड़ा सा तो यही होता है आपका स्वायत्त प्रदेशों की मांग, ये सब बढ़ रहा है। गोरखालैंड, बोडोलैंड, विदर्भ, हरित प्रदेश, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, ये सब। इसके अलावा खालिस्तान, ये सब देश अलग की मांग कर रहे हैं। खालिस्तान जो है, इसके अलावा स्वतंत्र कश्मीर की मांग,
उल्फा यूनाइटेड लिबरेशन जो है फ्रंट ऑफ असम, तो ये सब चीज़ें कुल मिलाकर के। और आप देखते हैं पहले तमिलनाडु और नागालैंड में अलगाववादी आंदोलन चलाया गया, उसी प्रकार से अब असम, जम्मू कश्मीर, पंजाब में अलगाववादी आंदोलन आप देखते हैं लगातार चल रहा था। और तो अब एक प्रकार से इस सभी आंदोलनों पर सरकार को गंभीरतापूर्वक ध्यान देने के लिए और उनको निपटारा करने के लिए जरूरी है। 370 आया, उसने निपटारा किया, कई प्रकार की चीज़ें करी, तो एक प्रकार से ज़बरदस्त चीज़ें थी। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, धर्मनिरपेक्षता पर इस समय क्यों वाद विवाद अधिक हो रहा है? धर्मनिरपेक्षता पर वाद विवाद क्यों अधिक हो रहा है भाई? धर्मनिरपेक्षता आपको बता दूं कि भारत संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, लेकिन वर्तमान संविधान वर्तमान संविधान में तो है धर्मनिरपेक्ष, लेकिन उससे पहले भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का जिक्र नहीं था। ये बाद में आकर के 42वां संविधान संशोधन होता है, 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, और उसी में एक प्रकार से इसको जोड़ा जाता है। और यहाँ सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होता है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक मौलिक अधिकार है, सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया गया है। यहाँ कोई भी भारतीय नागरिक अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म का पालन कर सकता है, किसी भी धर्म का परित्याग कर सकता है, लेकिन जब प्रलोभन के आधार पर या जबरदस्ती किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करवाया जाएगा पैसा देकर के जबरदस्ती, तो फिर वह विवाद का कारण बनेगा, यानी कि तब दिक्कत की बात है। इसीलिए अब इस पर विचार विमर्श किए जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। लगातार आप देख धर्म परिवर्तन की बात सामने आ रही है, क्योंकि क्या हो रहा है, प्रलोभन मिल रहा है, लोगों को पैसा दिया जा रहा है धर्म परिवर्तन करने का, विदेशों से फंड आ रहे हैं, कई प्रकार की चीजें हो रही हैं जिसके कारण से लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ऐसी धारणाएं सामने आ रही हैं कि धर्मनिरपेक्ष से वैमनस्य फैलता जा रहा है, समाज में घृणा की भावना बढ़ती है, ये सब आप लिखेंगे ऐसे। ठीक है, तमाम प्रकार के पंथों के बीच में तनाव पड़ा है, तमाम प्रकार के पंथ बन चुके हैं, तमाम प्रकार के एक प्रकार से लोग बन चुके हैं, अपनी अपनी विचारधारा को पनपा रहे हैं। ठीक है, लोगों में एक प्रकार से तमाम प्रकार की चीजें बढ़ रहे हैं, और सांप्रदायिकता को इससे बढ़ावा मिलता है। संप्रदायों में तनाव की चरम परिणति हिंसा और दंगों में जो है एक प्रकार से बदल जा रही है। आज धर्मनिरपेक्षता का अर्थ मात्र इतना रह गया है कि जो हिंदू धर्म की जितनी अधिक बुराई करेगा वह उतना ही अधिक धर्मनिरपेक्ष होगा। ये बात एकदम से सत्य है, ये एकदम से कटु सत्य मैं बोल रहा हूं, अब इस पर कोई नाराज मत होइएगा मुझसे, ये सत्य बातें हैं कि अगर आज आप हिंदू धर्म की बुराई करोगे तो आप धर्मनिरपेक्ष हो, अगर हिंदू धर्म की आप बड़ाई करोगे, सनातन धर्म की बड़ाई करोगे, तो आप एक प्रकार से धार्मिक व्यक्ति हो। ठीक है, ये बात है। और जो अल्पसंख्यकों की जितनी ज्यादा तुष्टीकरण करेगा वह उतना धर्मनिरपेक्ष होगा। ये राजनीति इस समय चल रही है ज्यादातर मात्रा में। अगर आप हिंदू धर्म की बुराई करो, जैसे आप देखते हो स्वामी प्रसाद मौर्य या अन्य प्रकार के लोग, या जो भी है धर्म की अगर बुराई करेंगे तो लगेगा लोगों को कि भाई ये धार्मिक जो है एक प्रकार से ये क्या है। अगर मान लेते हैं कई प्रकार की चीजें हैं, मैं तो कहता हूं अगर आप किसी भी व्यक्ति में कमी ढूंढना चाहेंगे तो हर व्यक्ति में कमी है, लेकिन जिनमें कमी भी नहीं उसमें भी कमी ढूंढने का प्रयास ये लोग करते हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत की बात है। और इससे जनता को एक प्रकार से जो भोली भाली जनता है जो उनको एक प्रकार से बरगलाने का काम करते हैं, क्योंकि वो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष घोषित करना चाह रहे हैं और इसीलिए विवाद बढ़ता जा रहा है लगातार। ठीक है, ये एक प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकता है, जो प्रश्न मैंने यहाँ पर रखा है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो व्यक्ति हिंदू धर्म की बुराई करे, सनातन धर्म की बुराई करे, वह धर्मनिरपेक्ष है। अल्पसंख्यकों की जितनी अधिक तुष्टीकरण की राजनीति करे, उनके बारे में उनको बरगलाए, उनको एक प्रकार से आगे बढ़ाने का प्रयास ना करवाए, वो एक प्रकार से आप देखते हैं इस समय क्या हो रहा है, वो एक प्रकार धर्मनिरपेक्ष है, बाकी सब बेकार, कि बाकी सब क्या है वैसे ही है। तो ये एक प्रकार से है। इसके अलावा आप देखते हैं सांप्रदायिकता वही व्यक्तित्व होता है जो अंधविश्वास में डूबा होता है और अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दूसरों की भावनाओं से खिलवाड़ करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप हिंदू हैं तो आप जो है एक प्रकार से मुस्लिम धर्म को भी एक प्रकार से आप देखेंगे भाई वो भी एक प्रकार का धर्म है, सिख भी एक प्रकार का धर्म है, बौद्ध भी धर्म है, जैन भी धर्म है। हालांकि ये सब सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म ये सनातन के ही पार्ट है, लेकिन फिर भी वो अब अलग धर्म है। तो मान लीजिए भाई कि भाई उसमें भी कुछ विचारधाराएं होंगी, अच्छी विचारधाराएं हैं, और हर धर्म में कुछ अच्छी विचारधाराएं कुछ बुरी विचारधाराएं होती। तो केवल बुरी विचारधाराओं को लेकर के किसी धर्म पर टीका टिप्पणी करना ये गलत बात है। और यही गलत चीजों को आगे ला करके, या जो भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि एक प्रकार से गलत है या नहीं है, लेकिन उसको गलत तरीके से लोग पेश कर देते हैं और फेमस हो जाते हैं। आजकल तो फेमस होने के चक्कर में अगर आप किसी धर्म की बुराई करोगे, वैसे हिंदू धर्म की बुराई करोगे तो आप फेमस हो जाओगे, इसमें कोई दुराई नहीं। तो आप अगर जितनी बुराई करोगे उतने फेमस हो जाना है। आप देखते हैं बहुत सारे लोग फेमस होते जा रहे हैं लगातार। तो यही चीजें हैं।
और आप देखते हैं कि यहाँ तक कि धर्म के नाम पर दूसरों का उत्पीड़न भी किया जा रहा है आजकल के वर्तमान समय में। अपने धर्म का पालन करने के साथ दूसरे धर्म का भी सम्मान करना चाहिए। अन्य धर्मों के अनुयायियों को अपने समान ही सम्मान देना चाहिए, उनको मानना चाहिए, लेकिन ऐसा बहुत कम दिखाई पड़ता है। आप देखते हैं मुस्लिम मदरसों में यह देखा गया कि अपने अनुयायियों को धार्मिक कट्टरता की शिक्षा दी जाती है, दूसरे धर्मों के प्रति घृणा का पाठ पढ़ाया जाता है। ये न्यूज़ चैनलों के माध्यम से सामने आई, तमाम प्रकार की खबरें आई। और ऐसे जरूरी नहीं कि सारे मदरसों में ऐसी होती, कुछ मदरसे ऐसे होते हैं जिसमें लोग कट्टरपंथी सोच के होते हैं, बाकी मदरसों में अच्छी शिक्षा दी जाती थी। आप प्राचीन काल में, मध्यकाल में जाएंगे, अच्छी शिक्षा मिलती थी मदरसों में। वर्तमान के परिदृश्यों को देख करके नेता मंत्री के जो टीवी पर बयान देते हैं, उन्हीं को ध्यान में रख करके लोग, जो मौलवी लोग होते हैं, वो भी एक प्रकार से भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन वो लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या सोच लेते हैं। इसी प्रकार से कहते तो धार्मिक कट्टरता को त्यागना होगा और किसी एक ही धर्म को, इसी हिंदू धर्म वाले क्या सोचते हैं कि भाई बस हम ही हैं जो कुछ हैं, बाकी सब कुछ नहीं। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई और भी धर्म के लोग हैं, ठीक है। सबको सम्मान देना चाहिए, सभी बराबर के दर्जे पर रखना चाहिए, ठीक है। कोई भी धर्म बड़ा छोटा ये मत सोचिए, क्लियर। इसके अलावा आप देखते हैं ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, धर्मनिरपेक्षता एक प्रकार से उसको दबने लगती है। धर्म का राजनीतिक और आर्थिक प्रभुता के लिए राजनीतिक वातावरण एक प्रकार से उसको और ज़्यादा बरगलाने का प्रयास करता है। कई प्रकार की चीज़ें हैं। तो पहली बात यह है कि संविधान द्वारा धर्म को राजनीति से अलग किया गया है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। आज धर्म जो है राजनीति पर हावी हो चुका है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, पहली बात। दूसरा पॉइंट आप इसमें ये लिख सकते हैं कि भारत में मुसलमान पाकिस्तान और अन्य इस्लामिक देशों से जो प्रेरणा ले रहे हैं उसे बंद करना चाहिए। जो तुर्की और अन्य देशों से ले रहे हैं कि भाई वो हमारे खलीफा हैं, वो आपके खलीफा नहीं है। जितना भारत देश में मुस्लिम सुरक्षित है उतना किसी देश में सुरक्षित नहीं है। ये आप गूगल कर लीजिएगा या कहीं पर सर्च कर लीजिएगा। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि भारत अपना देश है, आप अपने देश से प्रेम करें, ठीक। किसी दूसरे देश को जो कुछ लोग हैं, कुछ चंद लोग हैं, बहुत कम लोग हैं ऐसे, बाकी हमारे इतने अच्छे अच्छे मुस्लिम जो है लोग, हमारे राष्ट्रपति जी हुए हैं, ठीक है, जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हुए हैं, या इसी प्रकार से आप देखते हैं और तमाम प्रकार के विद्वान हुए हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम आप लोगों के समक्ष, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो ये सभी लोग, ऐसी विचारधाराओं को आप ग्रहण करें, ऐसे लोगों को एक प्रकार से अपना आदर्श बनाएं। ऐसे लोगों को जब आप अपना आदर्श बनाएंगे, आप ही नहीं आपका देश आगे बढ़ेगा। और ये मत सोचिए कि कोई दूसरा देश आपको मदद करेगा, जो देश अपना ही नहीं खा पाकिस्तान में क्या है आजकल जो है एक प्रकार से, कैसे लोग वहाँ पर जो है एक प्रकार से बेचारों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। आप सोचो, आपके पास सब कुछ है, सारी चीज़ें व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है, तो लेकिन वहाँ पर आप देखे जा करके। तो ये चीज़। तीसरी बात ये है, इसमें लिख देंगे आप कि धार्मिक स्थलों का राजनीतिक लाभ के लिए प्रयोग नहीं होना चाहिए। चौथी बात यह कि धर्म के आधार पर भारत को राष्ट्र ना बनाया जाए। पांचवी बात यह कि भारत के राजनेता और राजनीतिक धर्म मतलब राजनीतिक दल धर्म के आधार पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं, उसे बंद करना चाहिए। छठी बात यह है कि सांप्रदायिक भावनाओं को जो लोग हवा दे रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए सरकार को। सातवीं बात यह है कि गलत समाचार के अफवाह से लोगों को बचाना चाहिए। टीवी डिबेट देखना ही बंद कर दो। अगर आप लगातार 10 दिन देखोगे, आपका माइंड एकदम से जो है एकदम से उसी तरफ चला जाएगा। आप यही सोचोगे कि हिंदू मुस्लिम का विरोधी है, मुस्लिम हिंदू का विरोधी है। लेकिन आप अगर वर्तमान में जाकर के घर पे, अगर जहाँ पर हिंदू मुस्लिम बगल बगल रह रहे, वहाँ पर पूछिएगा तो वहाँ पर लोग बड़े आसानी से रह रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए, अगला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, शिक्षण संस्थाओं में कोई धार्मिक शिक्षा ना दी जाए, यह भी बात ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा बुद्धिजीवी समाज को समस्याओं के प्रति जागरूक होना चाहिए। इसके अलावा आप क्या लिखेंगे, आप यह भी लिख सकते हैं कि सभी धर्मों एवं संप्रदायों में इस बात की भावना विकसित की जाए कि उनमें राष्ट्रीयता की भावना आनी चाहिए। तो ये इस प्रकार से भारत में अब कई ऐसे कारण सामने आ रहे हैं जिसके कारण से धर्मनिरपेक्षता का विचार विमर्श किया जाना आवश्यक हो गया है, और अब समय समय पर उसे पुनः परिभाषित किए जाने की भी आवश्यकता। धर्मनिरपेक्षता जो आजकल के मतलब जो पहले थी वो आज नहीं है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, राष्ट्रीय दल किसे कहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय दलों का के नाम बताइए। राष्ट्रीय दल कौन से हैं भाई, इसके आपसे नाम पूछा गया है, राष्ट्रीय दल के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। बताने का प्रयास करें सभी लोग भाई, भारतीय राष्ट्रीय दल किसे कहते हैं। तो राष्ट्रीय दल किसे कहते हैं भाई, जब कोई क्षेत्रीय दल 3 या इससे अधिक राज्यों में आम चुनाव को लड़ता है, 6% मतों के साथ लोकसभा के संपूर्ण स्थानों की 2 सीटों पर, लगभग कुल जो सीटें हैं 543, इनमें से 2 सीटों पर जो है जीत जाता है, 6% वोट प्राप्त होता है उसका पूरे मतदान का, तो वह क्षेत्रीय पार्टी राष्ट्रीय पार्टी की श्रेणी में आ जाती है। राष्ट्रीय राजनीतिक जो है जो दल होता है
उसके रूप में बने रहने के लिए कम से कम 3 राज्यों में से लोकसभा का सदस्य भेजना आपको आवश्यक हो जाता है, अनिवार्य है। और इस प्रकार से 3 राज्यों में क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला जो दल होगा वो राष्ट्रीय दल की श्रेणी में आ जाएगा। यदि कोई क्षेत्रीय दल 3 राज्यों की विधानसभा चुनावों में कुल वैध मतों का 6% जो वैध मत है वो अलग अलग राज्यों से प्राप्त करता है, करने के साथ साथ 3% सीटें प्रत्येक राज्य से प्राप्त कर लेता है, तो वह भी राष्ट्रीय दल की श्रेणी में आ सकता है। ठीक है, तो ये कुछ मापदंड थे राष्ट्रीय श्रेणी में आने के। इसके अलावा किसी भी दल को मान्यता देने का कार्य कौन करता है? चुनाव आयोग करता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। और वही राजनीतिक दलों को मान्यता भी देता है कौन? चुनाव आयुक्त या चुनाव आयोग जो होता है वही बताता है कौन दल राष्ट्रीय दल होगा, कौन क्षेत्रीय दल होगा। किसी दल की मान्यता को समाप्त करना हो तो भी आपका चुनाव आयोग ही करेगा। राष्ट्रीय दल का प्रभाव संपूर्ण राज्य पर कार्य मतलब कि संपूर्ण राज्य पर होता है और उसकी नीतियां राष्ट्रहित में होती हैं। और भारत में इस प्रकार के तमाम सारे आयोग मतलब दल बन चुके हैं। भारत में जो राष्ट्रीय दल हैं उनके मैं नाम आपको सुना दे रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा। तो पहला जो आपका है वो कौन सा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है यानी कि जिसको आप कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका जो एक प्रकार चुनाव चिन्ह है वो पंजा है, हाथ का पंजा। दूसरा जो पार्टी है वो है आपकी भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा, जो जिसको आप कहते हैं बीजेपी। कमल का फूल इसका आप जानते होंगे, कमल, ठीक है, इसका पंजा चुनाव चिन्ह है, ठीक है। तीसरी जो पार्टी है आपकी कौन सी है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। हंसिया और बाली इसकी है, कौन सी? हंसिया और बाली, ठीक है, हंसिया और जो है बाली, ये दो एक प्रकार से क्या है? चुनाव चिन्ह है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का। चौथी जो पार्टी है उसका क्या नाम है? मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी हंसिया, ठीक है। इसके अलावा हथौड़ा और जो है तारा, ये 3 जो है एक प्रकार से इसके चुनाव चिन्ह हैं। इसके अलावा एक है आपकी जो है 5वीं पार्टी, कौन सी है? बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी कौन सी राष्ट्रीय पार्टी है भाई? देखेंगे हाथी इसका चुनाव चिन्ह है, मायावती वाली पार्टी है। इसके अलावा 6वीं जो पार्टी है राष्ट्रीय दल की वो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। राष्ट्रवादी कांग्रेस एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, वो हाथ का पंजा है, यानी जो राहुल गांधी जी वाली पार्टी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है इसका चुनाव चिन्ह कौन सा है? घड़ी है, ठीक है। तो राष्ट्रवादी चुनाव चिन्ह का जो चुनाव चिन्ह है कौन, मतलब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, वो घड़ी है। तो एक प्रकार से ये प्रश्न आपके हो गए। निश्चित तौर पर आपके समझ में सारी चीजें आ गई होंगी, क्लियर हो गया होगा, बहुत सारी चीजें मैंने आपको समझा दिया। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को आप लोगों ने देखा ही होगा, देख लीजिएगा इन प्रश्नों को। 1935 का जो भारतीय शासन अधिनियम है इसके बारे में आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। और लोकतांत्रिक प्रक्रिया कैसे स्थापित करता है 1935 का अधिनियम? आपको बता दो 1935 का जो अधिनियम है लगभग यहाँ से 100 से अधिक संविधान संशोधन मतलब 100 से अधिक अनुच्छेदों को, आर्टिकल्स को उठा करके भारतीय संविधान में हूबहू शामिल कर लिया गया या फिर उसमें कुछ संशोधन करके शामिल किया गया, ठीक है। इसको बताना था। अगला प्रश्न, महिलाओं के कल्याण के लिए जो सरकार के द्वारा तमाम प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं उन्हीं योजनाओं के बारे में आपको बताना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि निर्वाचन आयोग की संरचना और कार्यों का वर्णन कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। वही नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया कि भारतीय राजनीति में भाषा से जुड़ी जो राजनीतिक समस्या है उस पर आपको प्रकाश डालना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इन प्रश्नों को आप पढ़ लीजिएगा। बाकी आप लोग जो है शिक्षा शास्त्र का वीडियो देख लीजिएगा, समाज शास्त्र का वीडियो आपका जल्द ही आने वाला है, उसके लिए आप तैयार हो जाइएगा, ठीक है। इसके बाद में और आपका ह्यूमन डेवलपमेंट का भी वीडियो आपके समक्ष, ह्यूमन डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल स्टेज का मैंने दे दिया, उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। बीए तृतीय वर्ष का हिंदी का भी मैंने दे दिया, इसको भी देख लीजिएगा। राम मनोहर लोहिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये भी आपका, और बहादुर सिंह पूर्वांचल के लिए राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और जितने भी विश्वविद्यालय आपके भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय या फिर बिहार विश्वविद्यालय हो गया, ठीक है, या फिर जो अन्य विश्वविद्यालय हैं आपके इलाहाबाद, लखनऊ विश्वविद्यालय, ठीक है, और भी तमाम सारे विश्वविद्यालय जो CCSU हैं या अन्य विश्वविद्यालय हैं उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिनकी परीक्षाएं हो गई उनके लिए तो मैं पढ़ा ही चुका था, उनके पेपर तो हो ही चुके हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। गुड नाइट, आई लव यू। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों को गुड नाइट। और इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा। आप लोगों के लगातार रिक्वायरमेंट पर यह वीडियो मैंने दी है। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।